तो आप लोगों ने, आई होप कि आप लोग ब्रेक में थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हुए होंगे जो भी हम लोगों ने फर्स्ट हाफ में जो भी डिस्कशन किया था 2 to 4 में। तो उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे, और उसके साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है ना। तो उसी में एक अपना पहले आ रहा था फोर्स क्या है, तो थोड़ा सा इसका फोर्स हमने फोर्स देखा था, फिर पोजीशन वेक्टर देखा था, डायरेक्शन कोसाइन देखा था, एंड देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा था। और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम लिए थे उसमें कि कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं। एंड देन हम लोग स्लोली मूव कर रहे थे कि मोमेंट पे हम लोग आए थे कि मोमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा डेरिवेशन वेरिएशन जो भी है उसको कर लेते हैं हम लोग पहले, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ऐड करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको देखिएगा, ये कुछ नहीं डेरिवेशन है, वो छोटा सा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हम क्या बोले थे कि जो अपना मोमेंट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। अच्छा, सबको आ गया ना मैक्सिमम जिनको भी था। सो आई होप जो भी होंगे, मतलब फर्स्ट हाफ में वो सेकेंड हाफ ज्वाइन कर ही लिए होंगे। सो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर वही सब यूज होगा जो हम लोग पीछे पढ़े थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स इनटू फोर्स, ठीक है। ये आपका वो हो जाएगा। अच्छा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना। आप लोग मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट हम सिखा भी देंगे क्या। पोजीशन वेक्टर आर से दिखाते हैं इनटू क्रॉस एफ। और क्या लिख सकते हैं, क्रॉस को हटा के साइन थीटा आता है, आप लोगों को पता होगा, तो ये क्या हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ से एक चीज आपको जो नोट करने वाला होगा वो आप देखो ऐसे करोगे कि मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपका कुछ फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये मान लो आपका फोर्स कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है। और ये आपका हो गया आर पोजीशन वेक्टर। इसको अरे रुको एक सेकंड, इसको ऐसे ऐसे करके एक बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, और ये एंगल किसके किसके बीच में होगा, तो आर और एफ के बीच में होगा, ठीक है। तो ये मान लो आपका ये हो गया, और ये तो पूरा परपेंडिकुलर लग रहा है यार, इसको परपेंडिकुलर नहीं कुछ एंगल पे बनाते हैं तब फिर अच्छा लगेगा। मान लो कुछ इधर एफ लग रहा है, इधर मे भी मान लो इधर लग रहा है एफ, और ये आपका कुछ आर इधर है। ये आपका आर है और ये आपका एफ है, ठीक है। यहाँ से मान लो ये आपका ओरिजिन है। अच्छा, और एक चीज देखो, हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को है ना, उसको हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्प्लेस मतलब उसके पैरेलल पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मान लो आपका आर ऐसे था और एफ आपका ऐसे लग रहा था, ठीक है। ये आपका आर था, तो इसको हम लोग, ये पॉइंट ओ था, तो इसको हम लोग डिस्प्लेस करके ये आर को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे, सॉरी, ये आर को हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये हमारा आर हो जाएगा और ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पोजीशन, तो ये आपका मोमेंट क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, और क्रॉस को हटा के क्या आता है, साइन थीटा आता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो इसमें और थोड़ा सा देखो ज्योमेट्री थोड़ा सा लगाने का कोशिश करते हैं, इसको भी पीछे ऐसे ले आते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसमें एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर देते हैं। अभी तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब सिर्फ ज्योमेट्री का कुछ कुछ कर रहे हैं। जैसे एफ है, इसी को थोड़ा सा पीछे ऐसे करके कर दिए, और ओ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आर है तो ये वाला क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। इस यहाँ इस वाले स्टेट में किसी को कोई दिक्कत, कि अगर ये आर है और ये एंगल अगर थीटा है, तो यहाँ से कॉस थीटा लगाओगे तो क्या होगा, बी अपॉन एच। यहाँ से कॉस थीटा लगाओ, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी क्या हो जाएगा, बी, और एच क्या है, आर। तो हमको तो बी ही निकालना है, तो बी कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
मतलब यहाँ से आप एक चीज देखोगे तो यहाँ से क्या देखोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, और ये आर साइन थीटा क्या है, आर साइन थीटा कुछ नहीं है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन जो पॉइंट के अबाउट निकालना है और ये जो लाइन जो फोर्स वाला लाइन है उसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही आर साइन थीटा है। तो ये हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पॉइंट इनटू फोर्स। ये वाला चीज समझ में आया आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे लिखे? हाँ, फोर्स वेक्टर को रिजॉल्व करके भी कर सकते हो, वो भी बताते हैं। पहले जो लिखे ये समझ में आया कि आर साइन थीटा कुछ नहीं है, आर साइन थीटा आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आर क्रॉस एफ को जब हम लोग रिजॉल्व किए तो वो क्या आया, आर साइन थीटा इंटू एफ आया, और आर साइन थीटा कुछ नहीं था, आर साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। तो वही हम लिखे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड पॉइंट इनटू फोर्स, मतलब कि हम क्रॉस करके थीटा बीटा निकालने से अच्छा अगर हमको डायरेक्ट किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाए जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो बस हम वो वाला हम आर क्रॉस एफ की जगह क्या करेंगे, डायरेक्ट वो वाला जो डिस्टेंस होगा उसको लेंगे और फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा आ जाएगा मेरा मोमेंट। अच्छा, मोमेंट का डायरेक्शन कैसे देखेंगे? अब ये वाला चीज एकदम ध्यान से सीखना कि मोमेंट का डायरेक्शन कैसे दिखेंगे। अभी से लेके मेरे को लगता है अगले 5-7 क्लास तक यही आएगा और आप लोग को उस टाइम पे मोमेंट का डायरेक्शन देखने में दिक्कत होगा। तो अभी ध्यान से समझ, ये वाला पहले समझ में आ गया ना, ये क्या कर रहे हैं? कॉस थीटा का कोई यूज नहीं है, बस ऐसे ही कंपोनेंट दिखा है तोड़ के मेरे को, ये आर साइन थीटा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो आर साइन थीटा में हम दिखाना चाह रहे थे कि आर साइन थीटा कुछ नहीं है, जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो वाला आर साइन थीटा है। तो बस हम वो दिखाना चाह रहे थे, ठीक है? ये चीज समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या समझाना था, हाँ, डायरेक्शन कैसे देखेंगे। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, कि देखो जो भी ये डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये मोमेंट है ना, तो मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे लेकिन उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसका डायरेक्शन कैसे हम देखेंगे, तो डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ये हमारा आर वेक्टर था और यहाँ हमारा एफ वेक्टर कुछ ऐसे लग रहा था। तो ये जो मतलब देखो, किसी भी वेक्टर का दो चीज होता है, पहले तो समझो। किसी भी वेक्टर का, मान लो ये मेरा कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, तो इसका इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इसका टेल, और ये वेक्टर का क्या हो जाएगा, हेड। समझा? ये क्या हो जाएगा वेक्टर का टेल, और ये क्या हो जाएगा वेक्टर का, जहां से ये वाला क्या हो जाएगा टेल, और जहां पे एरो लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा वेक्टर का हेड। तो जब भी दो दो वेक्टर के बीच का एंगल, मतलब कि दोनों का जो है ना टेल टेल साथ में रखो या हेड हेड साथ में रखो, तो ही वो दोनों के बीच का एंगल आएगा। जैसे आर क्रॉस एफ है ना, देखो यहाँ क्या है, इसका ये टेल है, सॉरी, इसका ये टेल है और इसका ये हेड है, इसका ये टेल है, इसका ये हेड है। तो जब भी एंगल देखो ना, क्या करो, दोनों का टेल टेल साथ कर दो, मतलब आर वाला को थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दो। तो आर वाला वेक्टर को हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए। पैरेलल डिस्प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर को पैरेलल डिस्प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहां से क्या किए, हमको एंगल देखना है तो उसमें सबसे कम, तो देखो ये वाला अब मेरा क्या बन जाएगा, एफ मेरा ऐसे आ जाएगा और आर मेरा ऐसे आ जाएगा। अब आर से एफ की ओर घूमो, आर से क्या बोलने सुनो, दोनों का ये साथ आ गया, दोनों का टेल टेल साथ आ गया। अब आर से एफ की ओर जाना है, तो आर से एफ की ओर जाना है, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज को जनरली हम लोग पॉजिटिव भी ले लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है? और क्या कर सकते हैं कि आर क्रॉस जेड, आर क्रॉस जेड का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ऐसे करना, अपना ये उंगली देखो, ये उंगली ऐसे निकालना, आर की ओर रखो, आर की ओर रखे, आर से एफ की ओर घूम रहे हैं, ऐसे अपना राइट हैंड लेना, ठीक है ना, अपना राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड नहीं। राइट हैंड लिए, आर की ओर रखे, आर से एफ की ओर घूमे, तो ये जो आपका थंब है ना वो आपको डायरेक्शन देगा। मतलब आर क्रॉस एफ का जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर, इधर पॉजिटिव जेड मानो, अगर एक्स वाई ऐसे मानते हो,
और मान लो आपका x इधर है, y इधर है, तो पॉजिटिव z जो होगा इसका बाहर की तरफ होगा, मतलब बोर्ड से एक निकलता हुआ लाइन आप समझ लो, ये जो प्लस z हम दिखा रहे हैं वो बोर्ड से एक निकलता हुआ लाइन आपकी और की तरफ, इसको मान लो क्या है, प्लस z बोर्ड से एक निकलता हुआ लाइन आपकी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। उसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, बाहर की तरफ मतलब ऐसे करके दिखा दो, और बोर्ड के अंदर अगर जाएगा तो उसको ऐसे दिखा देंगे। ये ऐसे इतना काम का नहीं है, आपको काम का ये वाला आएगा। तो आपको कहाँ से चलना है, आर से एफ की तरफ चलना है, तो आर से एफ की तरफ, दोनों का याद रखना कि टेल टेल साथ में रहे, तब आर से एफ की तरफ घूमना है, ठीक है ना। तो पिछला में आते हैं, और ये टेल और हेड वाला भी कंसेप्ट याद रखना, ये इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में आपको काम आएगा। तो इसमें भी हम देखते हैं कैसे घूमना पड़ेगा, जब टेल टेल को साथ लगेंगे तो कैसे घूमना पड़ेगा, आर से एफ की तरफ घूमने में एंटी क्लॉकवाइज। तो जो भी आप मेरा ये जो आया आपका आर एफ साइन थीटा, इसके साथ हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लिख देंगे, या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी लिखते हैं, क्योंकि बोर्ड के बाहर पॉजिटिव जेड एक्सिस अगर मानेंगे तो आर एफ, मतलब वो आपको क्वेश्चन के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि आर एफ साइन थीटा पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। फोर्स डायरेक्शन, इन द फोर्स डायरेक्शन, सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है। तो हम क्या बोले कि पहले आर क्रॉस एफ को आप लोग दो वेक्टर का डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर पढ़े हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ए क्रॉस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए बी, ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी को क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, ये लिखते हैं, ठीक है, यही लिखते हैं ना। तो वही आर क्रॉस एफ जो होता है वो मोमेंट दिखाता है, तो आर क्रॉस एफ को क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा। अब आर और साइन थीटा को एक जगह ले आए, और हम यहाँ से ज्योमेट्री से हम दिखाने का कोशिश किए कि अगर ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटता है, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये थीटा है और ये मेरा आर है, तो यहाँ से कॉस थीटा लगाओगे तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस आएगा ये आर कॉस थीटा आएगा, और ये आर साइन थीटा आएगा। तो आर साइन थीटा हम क्या दिखा रहा है, आर साइन थीटा ये जो क्वांटिटी है आपका, आर साइन थीटा कुछ नहीं दिखा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखा रहा है फोर्स का, और जिस पॉइंट से निकालना है फोर्स का, जिस पॉइंट से निकालना है हमको आर क्रॉस एफ, वहां से वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा है। तो इंस्टीड ऑफ हम इसको इतना क्रॉस प्रोडक्ट की जगह हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर्स को, फोर्स अगर दिया हुआ है कहीं भी और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता है तो हम डायरेक्ट गुना करके भी निकाल सकते हैं। और एक चीज आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, ये एफ है, चलो इसको नया पेज में देते हैं, नेक्स्ट पेज में यहाँ से देखते हैं, ये आर था आपका और ये आपका एफ था, ये एफ था, ये आप एंगल थीटा था, इसका कंपोनेंट इस बार तोड़ देते हैं, एफ कॉस थीटा ये हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा हो जाएगा। आप यहाँ से भी देखो तो मेरा जो मोमेंट का क्या आया था, आर एफ साइन थीटा आया था, ये आया था ना। अब एक बार आर के साथ साइन थीटा को क्लब किया, तो एक बार एफ के साथ साइन थीटा को क्लब करो, यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये जो मेरा आर है, जो पोजीशन वेक्टर है, उसका जो परपेंडिकुलर वाला फोर्स लगा है बस वही मोमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पैरेलल वाला जो फोर्स एफ कॉस थीटा होगा उसके लिए कोई मोमेंट नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूला में देखो एफ साइन थीटा, जो आपको फोर्स मतलब जो ये जो लाइन है आपका पोजीशन वेक्टर, इसके जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा बस इसी के चलते जो है आपका मोमेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट, अब इस पॉइंट के अबाउट आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि ये आपका मान लो पॉइंट ओ है, यहाँ दो फोर्स आपको लग रहा है, एक इधर लग रहा है एफ साइन थीटा, ठीक है, और इधर आपका लग रहा है मान लो एफ कॉस थीटा। ऑब्वियसली एफ कॉस थीटा को अगर पैरेलली लाएंगे तो वो ओ पॉइंट से ही पास हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है आपका आर। तो आप जब मोमेंट लिखोगे इंडिविजुअल लिखना शुरू करो, इस फोर्स के लिए लिखोगे, इस फोर्स के लिए क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा फोर्स, और फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस ये फोर्स तो इसके परपेंडिकुलर ही है तो पूरा पूरा आर लिख देंगे, और प्लस लिखोगे एफ कॉस थीटा, इस वाले के लिए परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट एफ कॉस थीटा के तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि वो तो इसी पॉइंट से पास हो जाएगा पीछे लाने पे, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं।
तो ये तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा 0। मतलब जो आपका इफेक्टिव जो मोमेंट आएगा वो आपका आ जाएगा एफ साइन थीटा इंटू आर। ये चीज आपको समझ में आया कि एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो ओ पॉइंट से ही पास हो रहा है। ये बात आपको समझ में आया? दोनों सेम है, आउट एंटी क्लॉकवाइज और आउटसाइड द प्लेन दोनों सेम है। देखने का हम डायरेक्शन बताए थे ना, ये देखो हाथ को ऐसे अपने राइट हैंड को लो, राइट हैंड में पहले आर की तरफ अपना ऐसे करके उंगली रखो, पाम पाम ऐसे रहना चाहिए, आर की तरफ एफ की तरफ घूमो, आउटवर्ड द प्लेन, आउटवर्ड द प्लेन को ही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। और आपका अगर ऐसे ही ऐसे रहता, आर वेक्टर कुछ इधर रहता और एफ वेक्टर कुछ इधर रहता, तो इस बार पाम कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं एफ की तरफ और ऐसे घूमते, मतलब मेरा अंगूठा किधर जा रहा है, मतलब इनवर्ड द प्लेन मेरा इस बार, और ये डायरेक्शन क्या हो जाता है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता है, और इसको क्या लिखते हैं इनवर्ड द प्लेन। ये प्लेन वाला छोड़ दो, तुम लोग को ये भी सिर्फ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, और क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव भी लिखते हैं, जनरल कन्वेंशन रहता है, नहीं भी लिख सकते हैं बट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक हम आपको सिर्फ ये वाला जो आपको है ये वाला समझ में आया, ये हम जो समझाना चाह रहे हैं ये समझ में आया ना, कैसे एफ साइन थीटा का ही सिर्फ मोमेंट आ रहा है, एफ कॉस थीटा का मोमेंट नहीं आ रहा है, ये समझ में आया। एफ साइन थीटा का ही मोमेंट आ रहा है, एफ कॉस थीटा का मोमेंट नहीं आ रहा है, ये समझ में आया। सबको समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी था, और ये डायरेक्शन देखने वाला जो पॉइंट है, कैसे डायरेक्शन देखेंगे, ये हम बार बार बता रहे हैं, दोनों का टेल एक जगह रखना। ये आर वेक्टर मेरा इधर है और मेरा एफ वेक्टर इधर है, दोनों का टेल साथ आ गया, अब आर आर से एफ की तरफ घूमना है, अब आर से एफ की तरफ घूमना है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे तो आपका कभी गलती नहीं होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि पिछले बार ले रहे थे क्लास तो मैक्सिमम लोगों को अभी तो बताया, सबको समझ में आ रहा है, अब जैसे क्वेश्चन करेंगे फिर सब पूछेगा सर डायरेक्शन कैसे लिए, सर डायरेक्शन कैसे लिए, तो आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, और ये हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरी के बाद आप लोग को एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो डायरेक्ट ले चलते हैं। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन है, इसको हम इधर मिटा देते हैं। अच्छा, मोमेंट क्या दिखाता है, तो अभी आप लोग देख ही लिए। मोमेंट क्या दिखाता है, टेंडेंसी ऑफ अ फोर्स टू रोटेट द बॉडी, ठीक है, फिजिकली यही दिखाता है, मोमेंट रिप्रेजेंट टेंडेंसी ऑफ फोर्स एफ टू रोटेट द बॉडी, ठीक है ना। तो ये आपका कहीं ऑप्शन में दे कि मोमेंट क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है, ये हो गया। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग को देखना है। अच्छा, अभी इसका नाम पे नहीं जाना, ठीक है ना, कैंटिलीवर बीम, अभी ये नहीं पूछना सर कैंटी, ये बीम एनालिसिस जब पढ़ाएंगे तो ये हम बताएंगे कि बीम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, सिंपली सपोर्टेड, फ्री वाला, कैंटिलीवर, ठीक है ना, ये सब अभी तुम छोड़ देना, अभी आप क्वेश्चन से पढ़ो और क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ये बोल रहा है कि एक कैंटिलीवर बीम ओएसी इज फिक्स्ड इन वॉल टू लेफ्ट एंड ओ, ठीक है ना, एक बीम है, तो बीम को अब जब भी बोलेगा ना तो बीम को ऐसे एक बना देना कि मान लो ये मेरा बीम है, ये क्या बोल रहा है कि ये फिक्स एंड ओ कहीं वॉल है, यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है। वो इस फिक्स फोर्स 80 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन इन। अच्छा, इसमें फिगर नहीं बनाया हुआ है, ये टाइप करने पे फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल था, हम फिगर बना देते हैं कि फिगर कैसा दिया हुआ था आपका एग्जाम, मतलब वो प्रॉब्लम में ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट मान लो ए है और ये सी है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये फोर्स जो लग रहा है वो 80 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम है, ओएसी फिक्स इन वॉल है, इफ फोर्स 80 न्यूटन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन इज अप्लाइड टू बीम इफ ओ इक्वल टू 2 मीटर। ये पॉइंट ए जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये 2 मीटर दिया हुआ है आपको। इफ ओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ मोमेंट बाय टेकिंग पोजीशन वेक्टर ओ एंड फोर्स वेक्टर एफ इन टर्म्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब इसको हम लोग बनाते हैं।
तो इसमें क्या करते हैं, पहले ये क्वेश्चन आप लोगों को, पहले क्वेश्चन मतलब देखो वो फिगर दिया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ के आप लोग समझिए कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है और कैसे। एक 1 सेकंड, सॉरी, 113, हाँ ठीक है, डायरेक्शन भी लिखो, पोज एनएम, ठीक है, अंशुमन पांडे, ठीक है, आपका आ गया, वेरी गुड। डायरेक्शन भी लिखना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो भी बताना है, क्योंकि मोमेंट एक वेक्टर है तो आपको दोनों चीज बताना है, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो देखो कैंटिलीवर, अभी वर्ड छोड़ दो, आप बी में समझो, ओ ए सी है, ओ ए सी दिखा रहा है, फिक्स्ड वॉल टू द लेफ्ट एंड ओ पे ये वॉल से हिंज है, ठीक है ना। ए फोर्स 80 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ए पॉइंट पे आपका 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि 45 डिग्री इंक्लाइन है। इफ ओ ए इक्वल टू 2 मीटर, ये जो ओ ए डिस्टेंस आपका 2 मीटर है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, verify the value of moment by taking position vector OA and force vector F in terms, ठीक है। तो पहले हमको मोमेंट बताओ, अब जिनका आ गया वो मेरे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बताएंगे। चलो अंशुमन, सोनी, प्रिंस 80√2 जो भी है वैल्यू में बता दो, प्रिंस 113 वो सही आंसर है, 113.2 कितना आंसर है, 113 पॉइंट जो भी है, 12 जो भी आएगा वो आप लोग देख लेना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज भी बता दो। बाकी जिन लोगों से नहीं हुआ वो देखो कि कहाँ गलती कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको, आपसे भी होना चाहिए, बेसिक सवाल है, सिर्फ देखने में सिर्फ ये बड़ा लग रहा है तो सवाल में कुछ नहीं। हम अगेन बोल रहे हैं आपको, फिजिक्स का आप लोग अगर बीटेक किए भी होंगे तो फर्स्ट ईयर में शायद आपका कॉमन होगा, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स करके आपका बी रैन जॉनसन या फिर और जो भी बुक पढ़े होंगे, तो सबसे टफ, देखने में सबसे टफ यही लगेगा पूरा मैकेनिक्स का सवाल, लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो लगेगा अरे इतना छोटा था, और ये मतलब ये सवाल सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है, बनाने जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम मोमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अब इसको जैसे करना है कर लो, या तो फोर्स का कंपोनेंट तोड़ लो, इधर एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और ओ पॉइंट के अबाउट निकालने के लिए मेरे को बोला है, तो बस सीधा बात है, इसको तो दो मेथड से हम बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो हो ही गया, इसको या तो ऐसे कर लो या तो फिर इसको ऐसे तोड़ लो कि ये 2 मीटर तो है ही, हमको पता ही है, तो इसको अभी हम मिटा देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को निकालना है, ये 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 45, cos थीटा लगा दो, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 sin 45, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 2 sin 45, तो मेरा मोमेंट क्या आ जाएगा, मेरा 2 sin 45 इंटू फोर्स कितना है 80, यहाँ से कितना आ जाएगा 160, sin 45 कितना होता है 1/√2, तो ये 82 है, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 80√2। एंगल कैसे देखेंगे, एंगल के लिए हम क्या बोले थे, कैसे घूमना है, दोनों का टेल टेल साथ करना है। अभी मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर कैसा बन रहा है ऐसा, और फोर्स वेक्टर कैसा बन रहा है ऐसा, तो क्या दोनों का टेल टेल साथ में है, नहीं है, कर लो दोनों दोनों का टेल टेल साथ में, इसको इधर आगे शिफ्ट कर लो, ये आपका आर वेक्टर हो गया और ये क्या हो गया, ये एफ वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है। अब आर से एफ की तरफ कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 82 क्लॉकवाइज। किसी को कुछ दिक्कत यहाँ पे, हाँ न्यूटन मीटर तो ऑब्वियसली 80√2 न्यूटन मीटर ही होगा, 80√2 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज। किसी को यहाँ कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ अभी, कि कुछ नहीं समझ में आया है, कुछ दिक्कत हुआ, हम और एक इसको और एक दिखाते हैं कैसे और कर सकते हैं इसको। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, रिपीट, या चलो एक और मेथड से करते हैं फिर आप लोग समझो। ये देखो पिछले बार में भी हम वही किए थे कि हम बता रहे हैं कि फोर्स के जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये मेरा जो हाथ है ये फोर्स है, ये वाला लाइन जो है ये फोर्स है, इस लाइन के मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला निकालना है यहाँ से परपेंडिकुलर, बस ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री होगा,
ये OA डिस्टेंस आपको 2 मीटर दिया हुआ है पहले से, तो बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 sin 45 इंटू 80 कर दिए और वहां से आपका आंसर आ गया। मेथड 2 में और इसको एक तरीका से कर सकते हैं। ये आपका बीम था, यहाँ पे आपका फोर्स लग रहा था, ये एंगल 45 डिग्री बना रहा है और ये जो आपको डिस्टेंस है 2 मीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट O है। कुछ मत करो, ये फोर्स दिया हुआ है इधर की तरफ, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 80 cos 45। नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, फिर भी वही आएगा। इधर क्या आ जाएगा 80 cos 45 और इधर वाला ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 80 sin 45। तो हम आपको समझाए थे कि O पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखना है। 80 cos 45 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसी के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके लिए आएगा 80 sin 45 के लिए। तो बस जब आप इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे 2 इंटू 80 sin 45 और यहाँ से भी आपका आंसर सेम आएगा 80√2। एंगल कैसे देखना है, एंगल बोले डायरेक्शन कैसे देखना है, 80 cos 45 के लिए तो कोई मोमेंट आएगा ही नहीं, 80 sin 45 नीचे लग रहा है, मेरा पोजीशन वेक्टर कुछ इधर बन रहा है, दोनों का हेड टेल साथ में ला दिए, इधर से इधर घूमते हैं, इधर से इधर घूमते हैं, कैसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, तो आंसर इसका आ जाएगा क्लॉकवाइज। या तो आप परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर लो फोर्स के अबाउट, या फोर्स का कंपोनेंट डिसॉल्व कर लो और उसके बाद दोनों इंडिविजुअल फोर्स का O पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिखो। जो फोर्स इसके पैरेलल ही आ गया उसका तो मोमेंट ऐसे भी 0 होना है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो होगा ही नहीं। अब ये और ये दोनों जब पैरेलल आ गया मेरा दोनों हाथ, तो इसमें पैरेलल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से आएगा, ये जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के अबाउट उसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 2 यूनिट और उसी के कारण जो आपका आएगा मोमेंट इंट्रोड्यूस होगा। क्या समझ में आया सबको? फोर्स कंपोनेंट इजी लग रहा है, जो भी इजी लग रहा है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बता दिए। तीसरा मेथड कैसे बनाएंगे इसको, जिसको लगा कि सर हमको इतना ये सब नहीं करना है, माथा पीछे नहीं करना है, परपेंडिकुलर नहीं देखना है, मेरे को तो सिंपल आप फॉर्मूला बताए थे, हम फॉर्मूला में रख के हम आंसर लाना चाह रहे हैं, मेरे को अब इतना नहीं करना है। तो तीसरा मेथड में क्या करेंगे, आर वेक्टर को लिखो, इसको कुछ मत करो, इसको एक्सिस मान लो, ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लो और ये अलोंग वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस ऐसे मान लो। तो आर वेक्टर क्या लिखाएगा, चुपचाप से आर वेक्टर लिखो 2i कैप। आर वेक्टर किधर है, मेरा एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये क्या है 2 यूनिट है, तो यूनिट इंटू मैग्नीट्यूड 2i कैप। फोर्स वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो फोर्स वेक्टर को हम तोड़ लेंगे। फोर्स वेक्टर मेरा इधर है तो फोर्स वेक्टर का 2 कंपोनेंट आया है, एक 80 cos 45 आया है और एक 80 sin 45 आया है। हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को उधर माने हैं और ये वाला क्या है उसके अपोजिट है, तो हम इसको क्या लिखेंगे -80 cos 45 i कैप प्लस 80 sin 45 j कैप। नहीं, ये भी माइनस ही आएगा, तो माइनस को बाहर ही निकाल देते हैं, कॉमन कर देते हैं, मतलब ये भी माइनस है, -80 cos 45, क्योंकि देखो ये भी इधर लग रहा है और ये भी नीचे लग रहा है और हम प्लस ऊपर माने हैं, ठीक है ना, तो दोनों को माइनस माइनस दोनों का माइनस निकाल के हम बाहर लगा दिए, ठीक है, माइनस आपको डायरेक्शन दिखाता है। अब देखो आई क्रॉस आई कितना होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो, आई क्रॉस आई कितना होता है और आई क्रॉस जे कितना होता है। इसको तोड़ोगे ना, आई क्रॉस आई एक बार करोगे, एक बार आई क्रॉस जे करोगे, ये तो जे कैप है, आई क्रॉस आई कितना होता है, आई क्रॉस आई बताओ पहले और आई क्रॉस जे। तो इसको देखो, इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, आई लिखना फिर जे लिखना और के लिखना, ठीक है, तो इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूमना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमना, तो जैसे ही आई क्रॉस जे बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमना, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के हो जाएगा, मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तभी पॉजिटिव लिखेंगे, तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज में घूमो, जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, जे से जे क्रॉस के जो होगा आपका आई कैप हो जाएगा, फिर तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो क्या होगा के क्रॉस आई, ये आपका जे हो जाएगा, ठीक है, और इसको हटा छोड़ो, और इसी में अगर आप ऐसा कर दो, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिए आई जे के में, अगर हम बोल रहे हैं कि आई क्रॉस के कितना होगा, तो देखो आई क्रॉस के मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, आई क्रॉस के लिए हमको किधर जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा इधर से इधर, तो इसमें माइनस साइन लगा देना, ये माइनस जे कैप होगा,
दूसरी तरफ k क्रॉस j कितना होगा, तो k क्रॉस j करने के लिए हमको कैसे जाना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है, तो इसमें माइनस आई लगा देना। एंटी क्लॉकवाइज अगर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज जैसे गया नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर सेम वेक्टर में क्रॉस होगा आई क्रॉस आई, तो इसमें दिमाग मतलब आई क्रॉस आई को क्या लिखेंगे हम, आई आई और साइन थीटा, तो आई क्रॉस आई में थीटा कितना है 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आई क्रॉस जे में कितना होगा, आई क्रॉस जे में एंगल क्या है आई और जे के बीच में 90 डिग्री है, तो ये सिंपल किया जाता है, इसलिए आई क्रॉस आई जैसे रहेगा उसके बीच का एंगल, क्योंकि एक आई और फिर दूसरा आई, तो दोनों तो पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है तो बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो आई क्रॉस आई थीटा जैसे 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा क्या होगा आई क्रॉस जे हो जाएगा के, और आंसर क्या हो जाएगा 80 इंटू 2 इंटू साइन 45, और क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे कितना हो गया के कैप। ये माइनस माइनस सब ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए वही है, मैग्नीट्यूड तो आपका यही है। और ये भी कैसे होता है, देखो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये नियम होता है कि पॉजिटिव एक्स उधर माने हैं, पॉजिटिव वाई इधर माने हैं, तो एक्स से वाई की ओर जाओ, एक्स से वाई की ओर जाओ, जिधर थंब दिखाएगा उधर पॉजिटिव जेड होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस का रूल होता है। क्या होता है कि एक्स से वाई की ओर जाओ, ये आपका राइट हैंड लो, राइट हैंड का हथेली जो हो जिधर जाना हो उधर घूमेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रखें और वाई एक्सिस की तरफ घूमे, तो ये किधर आया बाहर, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट प्लेन का जो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा वो बाहर की ओर होगा, तो माइनस के एक्सिस क्या दिखा रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर दिखा रहा है, पॉजिटिव जेड बाहर है तो माइनस के क्या दिखाएगा अंदर की ओर, और मेरा क्लॉकवाइज भी तो वही दिखा रहा है, क्लॉकवाइज क्या दिखा रहा है अंदर की ओर प्लेन के, तो ये भी वही दिखा रहा है, मतलब तीनों मेथड से कहीं से भी करो आंसर सेम आएगा। ये जो लिखा था ना वेरीफाई द वैल्यू ऑफ मोमेंट बाय टेकिंग पोजीशन वेक्टर ओ एंड फोर्स वेक्टर, वो यही लिखा था कि इससे आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने से तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। किसी को कोई और डाउट? निगेटिव टाइप मिस्टेक नहीं है यार, निगेटिव है तो निगेटिव बाहर ला दिए और क्या, और आई क्रॉस आई जीरो आई क्रॉस जे के कैप हो जाएगा, और माइनस के कैप मतलब क्या हो गया अंदर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन अगर हम ऐसे माने हैं तो इसका पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर निकलता हुआ आएगा और निगेटिव जेड एक्सिस अंदर निकलता हुआ अंदर जाता हुआ रहेगा। और इसमें भी हम लोग देखेंगे क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्या, क्लॉकवाइज जब ऐसे घूम रहे थे तो क्या अंदर की ओर आ रहा था, मतलब दोनों सेम ही है। तो तीनों मेथड देखो ये हो गया, अरे यार 1/√2 ऐसे नहीं होगा यार, यार ऐसे मत करो यार, 80 इंटू 2 हो गया 160, और ये 1/√2 हो गया, तो ये कितना बार में काटेगा √2 बार में काटेगा, तो 80√2 होगा। अब ये सब तो मत, ये सब थोड़ा ध्यान रखो यार, ये सब में तो मत ही पूछो ये सब। 80√2 चलो ये हो गया, बाकी आपको कंसेप्ट समझ में आया कि 2-3 मेथड जिस भी मेथड से बनाना चाहें उधर से बन जाएगा, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है इसमें, आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कि कंसेप्ट आपको अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। वैरायटी की जगह आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान करो, जो भी अच्छा लग रहा है फोर्स से रिजॉल्व करके करो, पोजीशन वेक्टर से करो, या फिर आप लिख के करो, जैसे आपको अच्छा लग रहा है करो। फर्स्ट मेथड ठीक है बताते हैं। अच्छा ऐसा मतलब मेरे को ये बताओ किन लोगों को सारा तीनों समझ में आ गया, वो बताओ किन लोगों को तीनों समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया, इससे भी हो जाएगा, अब इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, चाहे इससे भी हो जाएगा, चाहे इससे भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। कौन कौन है जिसको तीनों समझ में आ गया, मैं एक बता देता हूँ फर्स्ट मेथड फिर से। 2 आ गया ठीक है, तीसरा ठीक है, अंशुमन शिवम अनुज, लास्ट समझ में नहीं आया, लास्ट वाला फिर से ठीक है। देखो कुछ नहीं है, लास्ट वाला में भी यही है आपको, देखो मैक्सिमम टाइम में तो यही ये वाला फोर्स वाला थोड़ा सा ये है, इधर गया फोर्स वाला, ये वाला जो भी फोर्स वाला है ये वाला आपको थोड़ा सा आगे काम आ जाएगा, कि बहुत सारा 4-5 फोर्स रहेगा ना, तो सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अच्छा से निकालने से बढ़िया है कि फोर्स का ही कंपोनेंट ला दो। फर्स्ट मेथड कौन सा बोल रहे हो यार, मेरे भी कंफ्यूज हो गया, मैं कहता हूँ ये वाला सबसे फर्स्ट मेथड है,
ये वाला आपका सेकंड मेथड है और ये वाला थर्ड मेथड है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसीलिए लिए क्योंकि ये आपका फोर्स है और फोर्स के परपेंडिकुलर लिए था, तो ये परपेंडिकुलर वाला साइन वाला कंपोनेंट आ रहा था। इसमें भी वही है कि आपको इस बार अगर आप फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे हो तो आपको पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर लेना है, तो ये पोजीशन वेक्टर वाला ले लिया है। और थर्ड वाला में क्या किए हैं कि बस सिंपल 2i कैप आपका पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, क्योंकि इस बार हम एक्स एक्सिस उधर मान लिए, वाई एक्सिस ऊपर मान लिए, तो जेड एक्सिस किधर हो जाएगा, ऐसे घुमाए जेड एक्सिस बाहर की ओर होगा, तो जेड एक्सिस में 2i कैप इधर लिख दिए और -80 लिखना पड़ रहा है क्योंकि पॉजिटिव मान है और ये नीचे लग रहा है, प्लस वाई मान है और फोर्स नीचे लग रहा है तो माइनस लिखना पड़ा, प्लस एक्स उधर मान रहे हैं और फोर्स मेरा फोर्स का कंपोनेंट इधर की ओर आ रहा है, तो इसीलिए इसको भी नेगेटिव लिखे। दोनों का नेगेटिव को हम कंबाइनली यहाँ पे नेगेटिव साइन से दिखा दिए। आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे के हो गया और नेगेटिव का नेगेटिव साइन यहाँ दिखा दिए। इसको सॉल्व करोगे तो मैग्नीट्यूड वही आएगा और माइनस के कैप क्या दिखा रहा है, अंदर की ओर। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर और उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। डायग्राम, यार डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी में, इसलिए डायग्राम इस पे नहीं बना पाते हैं। चलो ठीक है, इसको मिटा, रफ तो नहीं करते, छोड़ो नया पेज में ही जाते हैं। ये भी हो गया, ये क्या था, ठीक है यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं अभी सॉल्व। क्वेश्चन तो लिखा हुआ था ही, हम एक बार पढ़ भी देते हैं। हम डायग्राम पहले आपको बता देते हैं कैसे डायग्राम बनाया हुआ है। इधर बनाते हैं, इधर सॉल्व कर लेंगे। ये आपका x है, ये y है, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे 50 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है इधर, इसका नाम मान लो कि F1 है और ये F3 है और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, इसका नाम मान लो F2 है और ये एंगल आपका मान लो 45 डिग्री है। और ये जो डिस्टेंस है आपका 3 मीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 फोर्स F1 F2 F3 एक्ट ऑन ए पॉइंट P, ये जो पॉइंट है ये P है, ऑन XY प्लेन एस ऑन, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, मतलब आपको F रिजल्टेंट निकालना है, F रिजल्टेंट कितना होगा और इसका मोमेंट क्या होगा अबाउट ऑरिजिन। मतलब आपको F रिजल्टेंट निकालना है और उसका मोमेंट क्या होगा ओरिजिन के अबाउट, ये दोनों चीज आपको निकालना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब अलग अलग वाला को अलग अलग समझाएंगे हम। वो तीनों को एक जगह किए थे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले कि तीनों मेथड में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ज्योमेट्री का है और तो कुछ नहीं है। चलो ठीक है, आपको बस एक कोई भी जो अच्छा लगे उससे कर लो यार, ऐसे तीनों को ऐसे लेके नहीं चलना है, एक जो भी, मतलब हम बता रहे हैं कि केस टू केस बेसिस में किस तरह अच्छा है। वैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, अरे यार F2 और F3 का तो मॉड ही नहीं लिखे, F3 100 है, F2 60 है, ये आपका 100 है और ये आपका 60 है न्यूटन। चलो निकालो इसको जल्दी से, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, कंपोनेंट रिजॉल्व करके मेरे को रिजल्टेंट फोर्स का आई कैप और जे कैप में आंसर चाहिए और इसका ओरिजिन के अबाउट मेरे को बताना है कि कितना मूवमेंट आएगा। हम जस्ट 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग 1 मिनट में करो जल्दी से इसको, 1 मिनट का समय देते हैं, आप लोग जल्दी से इसको ब्रेनस्टॉर्म करो अपने में कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। ये भी सेम पिछले वाला की तरह है, ये वाला भी आप लोग करोगे तो आपको पिछले वाला भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। एक एक क्वेश्चन में इतना टाइम इसीलिए लगा रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, और इतना आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपका ऐसा कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। तो ये देखते हैं यार, पहले रिजल्टेंट ही निकालते हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सबको तोड़ लो, F2 को तोड़ लो, F2 का क्या हो जाएगा, F2 का यहाँ, यहाँ पे बनाते हैं, F2 आपका इधर लग रहा है
तो F2 का एक इधर कंपोनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा F2 cos 45, और ऊपर कितना आ जाएगा F2 sin 45। उसी तरफ F3 का क्या हो जाएगा, F3 का एक इधर आ जाएगा कंपोनेंट, क्या आ जाएगा F3 cos 60, F3 cos 60 ये इधर की ओर आ जाएगा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा F3 sin 60, और आपका नीचे तो एक F1 लग ही रहा है। तो कंपोनेंट वाइज में इसको क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट एफ आर को लिखेंगे एक्स एक्सिस की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो आगे वाला को पॉजिटिव मानेंगे तो क्या लिखेंगे F3 कितना है 100 इंटू कॉस 60, और पीछे वाला तो ऑब्वियसली निगेटिव हो जाएगा, F2 कितना है 60, तो 60 इंटू कॉस 45, ये जितना भी होगा ये कितना नेट क्या हो जाएगा, ये आई एक्सिस की तरफ मान लेते हैं। अब ये वैल्यू जो भी हो पॉजिटिव निगेटिव हो वो फॉरगेट कर जाओ, वाई एक्सिस की तरफ कितना लिख रहा है, ऊपर कितना कितना लग रहा है F2 कितना है 60 है, तो 60 sin 45 प्लस F3 कितना है 100, तो ये 100 sin 60, और इसमें माइनस कर देते हैं F1 कितना है 50 इंटू 50, ये क्या हो जाएगा जे कैप। अब इसको जल्दी से सॉल्व करके बताओ, आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो ये कितना आ रहा है FR 100 cos 60 माइनस 60 cos 45 आई कैप, ये करके मेरे को बताओ कितना, मतलब ये हम मान लेते हैं ये कुछ x आई कैप और प्लस y जे कैप आएगा 236, हाँ सही है 236.27, ठीक है 237 को मान लें 237, ठीक है अंशुमन का सही आंसर है। ये जो भी आएगा आप लोग कैलकुलेटर से ये निकालो और एक्स वाई कैप आएगा। अब जो भी आया आंसर मतलब क्या हो गया, इसका दो कंपोनेंट आया रिजल्टेंट का, एक एक्स के अलोंग आएगा और एक वाई के अलोंग आएगा। अब जो भी आएगा एक्स नेगेटिव आएगा तो इसको इधर बना देना, वाई नेगेटिव आएगा तो इसको नीचे बना देना जिधर भी आएगा, और ये आपका 3 मीटर है। तो यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि जो एफ एक्स होगा और एफ वाई होगा, तो एफ एक्स के कारण तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि उस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। जो भी मोमेंट आएगा वो एफ वाई के कारण आएगा, और उसका मोमेंट कितना होगा, तो एफ मोमेंट जो आपका आएगा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ पॉइंट जो होगा वो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 इंटू एफ वाई, क्योंकि एक्स के अलोंग तो कोई मोमेंट आएगा ही, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो सिर्फ एफ वाई के कारण मोमेंट आएगा, तो वो कितना हो जाएगा 3 इंटू एफ वाई, ये आपका मोमेंट आ जाएगा। मतलब ये जो आपका फोर्स आया ये आपका एफ एक्स है और ये आपका वाई है एफ वाई, तो एफ वाई को रखो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर कितना आएगा 237 कुछ आ रहा है। और डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन क्या आना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये एफ वाई जो है वो ऊपर आएगा, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आएगा, तो ये जब ऊपर पॉजिटिव है और मेरा आर वेक्टर इधर है तो किधर से किधर घूमना पड़ेगा, ऐसे घूमना पड़ेगा, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। बताओ किसको क्या नहीं समझ में आया है, फिर हाँ दिक्कत जो भी है वो बताओ। सबको समझ में आया क्या किए यहाँ पे? देखो थोड़ा थोड़ा ही कंसेप्ट है, बहुत टफ भी नहीं है, आपको थोड़ा सा बस कंसेप्ट एक बार आप समझ गए तो आपके लिए फिर सब कुछ इजी हो जाएगा। तो एक बार आप बस कंसेप्ट को समझो कि हम क्या किए, एक बार आप कंसेप्ट समझ जाइएगा तो फिर सारा कुछ इजी हो जाएगा। और मैकेनिक्स में यही है कि थोड़ा सा आपको समझते रहना पड़ेगा, परेशान नहीं होइए। ठीक है वो 239 को देख लीजिएगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ही होगा, तो वो तो कोई बिग डील नहीं है। ठीक है एक बार हम और रिपीट करते हैं इसको कि क्या इसमें हम किए हैं। दो लोगों को ही अभी तक राजू और वीरेंद्र बोल रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया, कैसे मूवमेंट कर रहे थे। सबसे स्टार्टिंग में समझाया था कि फोर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो सब समझ में आया था ना। तो बस उसी का आप जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बस वही लोग को हम लोग पीछे वाला को ही रिपीट करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो हम सिखा रहे थे सुबह मतलब दोपहर वाले क्लास में, उसी को फिर से यूज करेंगे। ये 3 फोर्स दिया हुआ है, एक F1 दिया हुआ है, F2 और F3 दिया हुआ है, तो आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आप कुछ मत कीजिएगा, इसका सिर्फ कंपोनेंट लेना स्टार्ट कीजिए। F2 इधर है,
F2 इधर है, ये एंगल 45 है, तो F2 cos 45 इधर हो गया, F2 sin 45 इधर हो गया, वही लिखे हैं, F2 cos 45 इधर लिखे हैं, F2 sin 45 इधर लिखे हैं। तो सर F3 100 है, F3 100 और ये एंगल थीटा है, तो जो एंगल थीटा रहता है उसके अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता है, cos थीटा। तो F3 इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, F3 cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, F3 sin थीटा। ये तो खुद ही परपेंडिकुलर ही लग रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस उसको वैसे ही रहने देते हैं, उसको 50 ही रहने दिए। बस अब सबको एक्स एक्सिस वाला को लिखो, प्लस एक्स किधर है, आगे की ओर है, प्लस वाई किधर है, ऊपर की ओर है, तो इसको प्लस मान लिए इधर की डायरेक्शन को। इधर की डायरेक्शन में कौन लग रहा है, F3 लग रहा है, कितना लग रहा है, F3 का 100 वैल्यू, F3 cos 60 लग रहा है, तो इसको पॉजिटिव मान लिए। तो पीछे की ओर क्या लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको पॉजिटिव माने है, तो 60 sin 45 ऊपर की डायरेक्शन में लगा है जिसको पॉजिटिव माने है, 100 sin 60 ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है कंपोनेंट जिसको पॉजिटिव माने हैं, और ये जो है ये नीचे की ओर लग रहा है जिसको नेगेटिव माने हैं -50। और ये जो पूरा है वो जैकेप लगा दिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो fx और fy के टर्म में आंसर आएगा, और fx और fy के टर्म में आएगा तो फिर सेम वही बात, आप ऐसे भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, r क्रॉस f को 3i कैप क्रॉस एफ एक्स आई कैप और प्लस एफ वाई जे कैप। तो आई क्रॉस आई तो जीरो ही होगा, तो आई क्रॉस जे जो के कैप होगा उसी के लिए मोमेंट आएगा, तो 3 FY के कैप, ये आपका मोमेंट आ जाएगा। के कैप मतलब बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब क्या हो जाएगा, आप अंगूठा कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाओगे तब ना बाहर आएगा अंगूठा, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप ऐसे भी देखो, वाई उधर है, एफ वाई आपका उधर है, और आर वेक्टर आपका इधर बन रहा है, तो आर वेक्टर से वाई की ओर जाएंगे, आर वेक्टर से वाई की ओर कैसा मेरा एरो बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज लिख दिए। बाकी और लोग बताओ यार, ब्लर तो यहाँ तो क्लियर ही दिख रहा है जो भी आप लोगों में दिखाई दे रहा है। आई होप कि स्क्रीन उतना, देखो एक बार, बाकी लोगों को साफ दिख रहा है ना स्क्रीन, क्योंकि मैं जैसा देख पा रहा हूँ स्क्रीन तो ठीक है। आप लोग भी एक बार बता दो। हाँ अंशुमन क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, मैं भी जैसा देख, आप एक बार रिफ्रेश करो शिवम और अंशुल। हाँ आपका नेट में भी थोड़ा स्लो हो गया होगा बीच में, तो जब ब्लर दिखे तो एक बार अपने सिस्टम को रिफ्रेश कर लेना, मे बी उससे फिर से ठीक हो जाए। चलो ठीक है, ये वाला अब आपको, आई होप कि अब ये दोनों चीज आपको सब समझ में आ गया होगा। अब देखो इससे मतलब इसी को घुमा फिरा के जितना भी टाइप का मैं इसमें 15 क्वेश्चन करा दूं, बट कंसेप्ट इज कंसेप्ट, बस इतना छोटा सा ही कंसेप्ट है, फोर्स को रिजॉल्व करो, आर क्रॉस एफ करो, बस यही कंसेप्ट है, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट भी नहीं है। तो आई होप कि अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग से हो जाएंगे। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, कपल पढ़ेंगे, एंड कपल एंड इट्स मोमेंट, ठीक है ना। कपल क्या होता है, कपल आपको दो चीज जब होता है तो उसको, ये ऐसे ही है, तो थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं कपल क्या है, कि इसमें हाँ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ए कपल इज फॉर्म्ड बाय एनी टू इक्वल, सॉरी, a couple is formed by any two equal and opposite forces on a rigid body. A couple has an effect of turning. The turning action is given by a moment of force P and minus P about a point or about an axis couple। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है समझाते हैं। मतलब दो ऐसे करके लगता है, पैरेलल लगता है, ठीक है ना। एक मान लो इधर लगा, सॉरी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो एक फोर्स मान लो ऐसे लगा, तो इसी के इक्वल एंड अपोजिट कोई दूसरा फोर्स इधर लगा दो, तो ये जो सिस्टम बनाएगा ये किसी भी बॉडी पे, जो मान लो कोई बॉडी ऐसे एफ है, कोई बॉडी ऐसे है, उसमें एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये जो रोटेट करने का जो टेंडेंसी इस बॉडी को दिलाएगा उसी को कपल कहते हैं। कपल के लिए स्पेसिफिक क्या होता है कि दो फोर्स लगना चाहिए, दो फोर्स लगना चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट इन डायरेक्शन, वही लिखा भी हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड
और अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये दिया हुआ रहेगा तो हम निकालने नहीं बैठेंगे। एक क्लास 1 घंटा और चलेगा यार, बताया था ना मिनिमम 4 घंटा तो चलेगा यार क्लास, क्योंकि नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपका मैकेनिक्स पूरा कंप्लीट करना है। तो अप्रोक्स मेरे को 22 to 24 लेक्चर तो लगेंगे पूरे मैकेनिक्स में, वो जो 6 पिलर स्टार्टिंग में बताया था उसको कंप्लीट करने में। तो ये चीज है, तो इसका थोड़ा सा देखो। और एक चीज ये आपको समझा दिए कि क्या होता है, एक डेरिवेशन छोटा सा है वो वाला करके, फिर आपको ये 2 पॉइंट भी याद रखना है कि इफ टर्निंग एक्शन इज क्लॉकवाइज तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज टर्निंग एक्शन आएगा कपल का तो उसको नेगेटिव कपल बोलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आएगा अगर उसको तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। अब इसका डायरेक्शन कैसे देखना है, तो कुछ नहीं करना है, आप बीच में कहीं भी चले जाओ। ये कपल बना रहा है, 2 फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, कहीं भी बीच में चले जाओ, यहाँ पे बीच में चले गए। यहाँ से पोजीशन वेक्टर कहाँ की ओर ड्रॉ करेंगे, टेल की ओर, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर टेल की ओर ड्रॉ किए। अब आर वेक्टर मेरा ये हो गया, आर वेक्टर से एफ वेक्टर की ओर घूमो, कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज। चाहे इस फोर्स से देखो चाहे इस फोर्स से देखो, इससे भी वही आएगा। इससे भी आर वेक्टर की ओर ड्रॉ किया मेरा, ये मेरा आर वेक्टर है, आर से एफ की ओर घूमेंगे, आर से एफ की ओर घूमे तो कैसा घूमे, क्लॉकवाइज। तो ये मेरा क्लॉकवाइज है, मतलब ये नेगेटिव कपल है। तो डायरेक्शन देखने में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन ऐसे ही देखते हैं। इसका एक डेरिवेशन है वो हम कर देते हैं जल्दी से। तो ये लिख दो, टर्निंग एक्शन, ये तो लिखा हुआ है ये नोट्स में भी रहेगा आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। टर्निंग एक्शन क्लॉकवाइज होगा तो उसको नेगेटिव बोलेंगे, टर्निंग एक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। टर्निंग एक्शन कैसे देखना है वो भी समझा दिए। कोई भी 2 फोर्स दिया हुआ रहेगा, मान लो यहाँ एक एफ ऐसे लगा हुआ है, तो कपल बनाने के लिए एक अपोजिट लगेगा, बीच के किसी भी पॉइंट पे चले जाना, एक बीच के किसी भी पॉइंट पे चले जाना, यहाँ से एक आर वेक्टर ड्रॉ करना इसके टेल की तरफ, और आर से एफ की ओर घूमना, यहाँ से एफ की और एफ के टेल में एक ड्रॉ करना, टेल टेल साथ में आ गया दोनों का, और यहाँ से ऐसे घूमेंगे तो कैसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं, सेम ही घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत टर्निंग एक्शन देखने में? आई होप नो। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं इसका, इसमें 1-2 पॉइंट भी है जो कि आपको डेरिवेशन के बाद समझ में आ जाएगा कि वो क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो कि आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स वाई ऐसे है, तो बाहर की ओर जो जेड एक्सिस निकलेगा वो पॉजिटिव जेड निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको कुछ पी फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे आपका सेमी है, माइनस पी रख लो इसको, माइनस पी खुद दिखा रहा है कि ये आपका अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों के बीच में, ये डी रख लो। ये दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये डी है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका मान लो कुछ पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है, r1 है इसका पोजीशन वेक्टर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है कहीं भी रख लो, यहाँ पे ही रख लो, r2 है, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ दो एक। अच्छा, इसमें भी आपको एक कंसेप्ट और सिखाना है, वेक्टर एडिशन का। वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट क्या बोलता है, वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लो बहुत सारे वेक्टर है, उसको ऐड करना है। ये आपका एक वेक्टर हुआ, ये आपका एक वेक्टर हुआ, और ये आपका एक वेक्टर हुआ। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि हम ए वेक्टर को लिखे, ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी होगा, या बी वेक्टर इक्वल टू सी प्लस ए होगा, या सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी होगा। मान लो ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो कैसे पहचानेंगे कि तीनों में से सही कौन सा है? इस डायग्राम को देख के कैसे पहचानेंगे कि हमको क्या लिखना है, ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी लिखना है, बी वेक्टर इक्वल टू सी प्लस ए लिखना है, या सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है?
अच्छा 3 लिखना है, तो अंशुमन और सानू बोल रहा है 3 लिखना है। कैसे लिखना है ये समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे क्लॉक मतलब ऐसे देखते हैं कि पहला का टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, और फिर यहाँ से देखो ये जो हुआ ये अपोजिट हो गया, यहाँ से चालू किए थे, ठीक है ना, टेल हेड, फिर दूसरा वेक्टर का टेल हेड। अगर इसका भी टेल हेड आता ना तो ये रिजल्टेंट नहीं होता, लेकिन इसका क्या आ गया, हेड टेल। अभी हमको घूमना था तो यहाँ क्या आना चाहिए, इसका टेल आना चाहिए, हेड आना चाहिए, मतलब ये अपोजिट है, मतलब ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया। समझ में आ रहा है। पाइथागोरस नहीं शिवम, जो समझा रहे हैं इसमें ध्यान दीजिए और एक बार समझते हैं। ये किसी वेक्टर का हो गया टेल हेड, फिर ये दूसरे वेक्टर का टेल हेड, फिर तीसरे वेक्टर का टेल हेड, लेकिन ये जो वेक्टर आपका लास्ट में बनेगा, क्योंकि ये हेड टेल बना, अब देखो ये क्या बना, हेड टेल बन गया ना, इसका यहाँ पे यहाँ से शुरू किए, यहाँ इसका टेल हेड, फिर कंटिन्यू करेंगे टेल हेड, फिर इसका टेल, इसका हेड, लेकिन यहाँ पे क्या हेड टेल बन गया। इसका जब कंटिन्यू कर रहे थे टेल हेड बनता तो फिर ये कंटिन्यू ही रह जाता, लेकिन क्या है टेल हेड नहीं बना, ये हेड टेल हो गया। तो ये वाला ये जो वेक्टर होगा, ये मान लो आपका सी वेक्टर डी वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है। मतलब हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है डी वेक्टर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना चाहिए, समझ में आ गया होगा। वही कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि मेरा R2 वेक्टर बन रहा है कुछ ऐसे, R1 वेक्टर कुछ बन रहा है ऐसे, और यहाँ पे आपका ऐसे करके एक वेक्टर मान लो हम इसको कह रहे हैं कि ये ए वेक्टर है मेरा। ठीक है, इसको हम नाम दे दिए ए वेक्टर, जिसका डायरेक्शन कुछ हम ऐसे माने हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि R2 वेक्टर और प्लस जो ए वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, ये R1 वेक्टर के बराबर होगा। यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। इस वाले लाइन से तो किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि R2 प्लस ए जो होगा वो R1 के बराबर होगा। ठीक है, यस सर, इसीलिए हम पहले वहां बताए थे। ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ के अबाउट हम अब मोमेंट लिखते हैं, दोनों फोर्स का इंडिविजुअल लिखते हैं। तो R1 क्रॉस पी वेक्टर, ये ऊपर वाला फोर्स का मोमेंट हो गया। नीचे वाला फोर्स का मोमेंट क्या हो जाएगा, R2 क्रॉस, अब पी वेक्टर तो ऊपर दिखाया है, ये तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको माइनस पी वेक्टर लिख देते हैं कि अपने समझ में आ जाएगा कि पी के उल्टा माइनस पी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये R1 माइनस R2 वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। R1 माइनस R2 किसके बराबर होगा, यहाँ से देखो तो किसके बराबर होगा, यहाँ से जो होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 जो है ये ए वेक्टर के बराबर हो गया, ए क्रॉस पी। तो ये ए क्रॉस पी के बराबर आ गया। ठीक है, डायरेक्शन देखने के लिए बता ही दिए हैं कि डायरेक्शन कैसे देखना है, किसी भी पॉइंट बीच में चले जाना है। और ए क्रॉस पी क्या हो जाएगा, एपी साइन थीटा हो जाएगा, और फिर वही बात ए साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आपका। ए साइन थीटा जब आप कंपोनेंट लेगो इसका ए साइन थीटा का, तो जो पी और ये का जो बीच का डिस्टेंस आएगा ना वही ए साइन थीटा आएगा। मतलब ए साइन थीटा जो होगा वो डी के बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स इनटू फोर्स। मतलब अगर आपका ऐसा कपल बना रहा है, इधर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर अपोजिट 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और बीच का डिस्टेंस मान लो 3 मीटर है, तो इसका जो मूवमेंट इफेक्टिव आएगा वो कैसे आ जाएगा, 15 आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू जो एक का किसी का फोर्स ले लेना, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, बीच में किसी पॉइंट पे जाएंगे और टेल की ओर अपना पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिए। कैसा घूमना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। हमको सर इससे नहीं देखना है, हमको इससे देखना है। जिससे देखना है देखो, यहाँ से इसका टेल की तरफ आओ, पोजिशन वेक्टर बनाओ, कैसे घूमना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट कैसे लिखे, मोमेंट इंडिविजुअल लिखे यार, आर क्रॉस एफ, यही तो फॉर्मूला होता है मोमेंट का, पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स। पोजीशन वेक्टर R1 है, फोर्स P है, पोजीशन वेक्टर R2 है, फोर्स माइनस P है।
तो बस r1 क्रॉस p, r2 क्रॉस माइनस p, इसको r1 माइनस r2 लिख दिए क्रॉस p, r1 माइनस r2 क्या a क्रॉस p, और a क्रॉस p को जब हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, a इंटू p इंटू साइन थीटा, क्रॉस थीटा हटने के बाद क्या आता है साइन थीटा, a साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा दोनों फोर्स के बीच में, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d माना है तो ये dp हो जाएगा। मतलब अब आपको कुछ भी इतना डेरिवेशन के अलावा आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी कपल हो उसका अगर मोमेंट निकालने के लिए मेरे को बोला जाए तो हमको सिंपल क्या करना है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है और 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका कपल का मोमेंट आ जाएगा, और कपल का मोमेंट आ जाएगा तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना है, बीच में जाना है किसी भी पॉइंट पे और उसके टेल पे जाना है और ड्रॉ करके घूम जाना है, ठीक है। अरे P को तुम इधर लिखोगे तो माइनस P किधर दिखाओगे बताओ, P अगर हम इधर लिखे तो माइनस P अपने आदमी को समझ में आ जाएगा ना कि इसके उल्टा होगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं, बाकी डायरेक्शन वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि P हम इधर लिख रहे हैं पॉजिटिव तो माइनस P को आपको ऑब्वियसली उल्टा दिखाना पड़ेगा, इसलिए माइनस P लिखे हैं। क्योंकि अपोजिट फोर्स लगता है ना, इसीलिए। अभी हम वेक्टर में लिख रहे हैं, वेक्टर में लिख रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी दिखाना पड़ रहा है मेरे को। ये हो गया, और एक इसी में एक और करना है, जैसे ओरिजिन के अबाउट निकाले ना, अब कोई भी पॉइंट स्पेस में ले लो, मान लो यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ए पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए हो गया, ठीक है। उसको नया पेज में क्या करें यार, इसी में कर दें, समझ जाएगा ना तुम लोग, समझ जाओगे यार क्या ही है इसमें। पेंसिल का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, यहाँ से फिर वही चीज करते हैं, मान लो ये जो ये वाला पॉइंट है इसके लिए हम दो चीज लिखेंगे, मान लो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ, अरे नहीं यार चलो नया ही पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। पिछला वाला ही डायग्राम है, कुछ नया नहीं है, इधर मेरा P था और इधर मेरा माइनस P था, ठीक है। पिछला बार ओरिजिन के अबाउट निकाले थे मोमेंट, तो ओरिजिन के अबाउट मोमेंट कितना आया था मेरा, ओरिजिन के अबाउट जो मोमेंट आया था वो मेरा dp आया था, मान लो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, तो मान लो बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d है तो d इंटू पी आया था, और डायरेक्शन देख लिए। अब हम किसी भी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो स्पेस का कोई भी पॉइंट a पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसका दो पोजिशन वेक्टर लिखते हैं, मान लो उसका लिखे r, यहाँ पे लिखे मान लो इसका r1 डैश डैश, और इसका कहीं पे यहाँ पे लिखते हैं, इसका हम लिखे r2 डैश, ठीक है। इसका ऐसे एरो बनेगा और इसका ऐसे एरो बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ a मान लेते हैं उसको a वेक्टर। तो इस केस में भी देखो कैसे मेरा a पॉइंट से बन रहा है, a पॉइंट से कुछ मेरा पहले r2 डैश इधर बन रहा है, और उसके बाद क्या बन रहा है, a वेक्टर बन रहा है ऐसे, अभी से बता रहे हैं, और फिर मेरा ऐसे बन रहा है r1 डैश। तो इस केस में क्या होगा, टेल हेड टेल हेड हेड टेल, मतलब इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं r1 वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस r2 डैश वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत ये लाइन में, ठीक है। तो r1 डैश इक्वल टू a प्लस r2 डैश लिखे, किसी को कुछ दिक्कत इस लाइन में, जल्दी बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही हेड टेल वाला कंसेप्ट लगाए हैं। फिर हम ए पॉइंट के अबाउट लिखते हैं कपल, क्या लिखेंगे हम, r1 डैश क्रॉस p ऊपर वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, r2 डैश है क्रॉस माइनस p, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, r1 डैश माइनस r2 डैश क्रॉस p, और r1 माइनस r2 क्या है, यहाँ से देखोगे तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर आ जाएगा, मतलब ये क्या निकला, a क्रॉस p, मतलब ये सिमिलर ही निकला AP साइन थीटा। और इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, d इंटू पी। यहाँ से क्या समझ में आया कि या तो ओरिजिन के अबाउट निकाले या किसी भी पॉइंट स्पेस के अबाउट निकाले, जो भी मोमेंट आता है कपल का ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट के अबाउट निकाले, 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 किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल रिमेन्स सेम। यहाँ से एक नोट जो आएगा, मोमेंट ऑफ कपल
remains same about any point. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि मोमेंट इज ए फ्री वेक्टर, क्योंकि इसका सारा पॉइंट के अबाउट सेम आ रहा है, इसलिए लिखते हैं मोमेंट इज फ्री वेक्टर। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट हम निकालें मोमेंट तो सेम है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू है तो हम धीरे धीरे कर भी रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर रिवाइज भी करना, और डाउट क्लास तो हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आज आज नहीं समझ में आया तो फिर आगे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगा। रिवीजन क्लास अभी आएंगे, अभी बहुत सारे क्लास, अभी जब तक आपका गेट नहीं हो जाता तब तक क्लास आपका, ऐसा नहीं कि बस 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट उसके बाद खत्म, ऐसा नहीं है कुछ। आपको बराबर अभी से लेकर क्लास चलते रहेगा जब तक एग्जाम नहीं हो पाता है। तो सो डोंट वरी कि फिर इंटरेक्शन अपना नहीं होगा, अपना इंटरेक्शन अभी से लेकर जब तक एग्जाम ना हो जाता है या उसके 1 महीना पहले तक, तब तक होगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। और जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक तो आप जो भी डाउट होगा वो क्लब करके पूछ सकते हो, मैं जैसे ही फ्री हूँगा तो उसका रिप्लाई कर दूंगा। आर्बिट्री पॉइंट का कोई भी कुछ भी कोऑर्डिनेट रखो ना यार, इसका कुछ भी कोऑर्डिनेट रखो, उससे क्या होगा, r1 वेक्टर लिखेंगे, r2 वेक्टर लिखेंगे, वही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉइंट क्या, आप किसी भी आर्बिट्री पॉइंट के अबाउट निकालोगे ना, फिर भी इसका जो मोमेंट आएगा ना वो डीपी ही आएगा। मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, अरे तो कोऑर्डिनेट लेके निकालेगा तो क्या r1 वेक्टर तो लिखोगे ना, इसका पोजीशन वेक्टर। आपको समझाने के लिए हम इतना किए, लेकिन आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है वो यही है कि मोमेंट फ्री वेक्टर है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे मोमेंट, मोमेंट सेम आएगा। इसका कोऑर्डिनेट के पीछे क्या है, इसका मान लो एक्स वाई जेड है, उससे क्या लेना देना आपको बताओ। आप तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना, आप पोजीशन वेक्टर आर्बिट्रेरी मान लिए r1 डैश है और इसका r2 डैश मान लिए, आप कैसे भी कैलकुलेट कर रहे हो, फाइनल आप यहीं पे पहुंच रहे हो, यहीं पे। मतलब मोमेंट फ्री वेक्टर है, किसी भी पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट लेगा तो सेम ही होगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो आई होप ये वाला समझ में आ गया। याद रखने वाला क्या बात है कि मोमेंट कैसे निकालते हैं, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और डायरेक्शन कैसे देखते हैं, बीच में जाके किसी भी पॉइंट पे देख लेते हैं। समझाने के लिए इतना ही था। एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो आपका x y z है, आपको एक कपल बनता हुआ यहाँ दिखेगा, ये 20 न्यूटन का इधर फोर्स लग रहा है और 20 का इधर लग रहा है, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.4 है। तो आपको बताना है कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और आपको बताना है मोमेंट अबाउट पॉइंट 2, 3, -3। ये दोनों के अबाउट मोमेंट बताना है इसका। चलिए, ये आपका एक्स वाई है, और मान लो इधर आपका जेड एक्सिस इधर निकल रहा है, ओह सॉरी, ठीक है। तो आपको मोमेंट अबाउट ओरिजिन बताना है, और मोमेंट अबाउट ये 2, 3, -3, 4, 5, -6, इस पॉइंट के अबाउट भी मोमेंट बताना है। आप बोल रहे हैं कोई 8 आएगा, और डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 8 एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का सेम ही आंसर होगा, इसका और इसका दोनों का सेम होगा, अलग होगा। ओरिजिन के अबाउट क्या होगा, और 2, 3, -3 के अबाउट क्या होगा, 4, 5, -6 के अबाउट क्या होगा। इसी तरह फंसाने के लिए और कुछ दे सकता है कि 7, √28, √91 के अबाउट क्या होगा, कुछ भी आर्बिट्रेरी पॉइंट दे सकता है वो, तो सेम होगा। तो इसमें ऑप्शन भी दो ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि मोमेंट ऑफ दिस वेक्टर अबाउट ओरिजिन इज नॉट इक्वल टू मोमेंट ऑफ दिस वेक्टर अबाउट 4, 5, -6, तो वो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना स्टेटमेंट। तो सिंपल बात है, कितना मोमेंट इसका सब बराबर होगा, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, और ये इक्वल टू ये होगा, और उसका आंसर कितना होगा, 20 × 0.4
आएगा 8। डायरेक्शन कैसे देखना है, किसी भी पॉइंट बीच में जाना है और यहाँ पे इसके टेल पे जाना है, इधर गए, कैसे घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, किसी को मन है कि नहीं हमको तो इससे देखना है, देखो इधर गए और इससे घूमे इधर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑल क्लियर, सबको क्लियर है ये सब? देखो मोहम्मद, हम बोले थे ना डायरेक्शन वाला पक्का कोई ना कोई फंसता है। और अभी आप इतना बोलेगा, अभी 4 क्लास आगे जाएगा जब हम बीम में लगाना स्टार्ट करेंगे ना सब, ये बीम में जब हम इधर उधर कुछ कुछ लगाना स्टार्ट करेंगे ना, फिर सब हमसे पूछेगा कि सर ये डायरेक्शन कैसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, क्लास एकदम प्रेम बताए तो यार, किसी के पॉइंट के अबाउट निकाल लो सेम ही आएगा, इसलिए तो डेरिवेशन पिछला करवाए थे। अरे कैसे सेम आएगा यार, क्यों नहीं सेम आएगा? आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे तो आप एक R1 वेक्टर ड्रॉ करोगे, इसके लिए R2 वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो आपका फिर वही डायग्राम बन जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, वो A के बराबर आएगा। ठीक है, तो मोहम्मद आप क्या बोल रहे थे कि डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो, आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, आप देखो, क्योंकि डायरेक्शन आपको आगे भी डाउट बहुत लोगों को आएगा, इसीलिए हम जब से बता रहे हैं तब से हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन में इस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये तो यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन डायरेक्शन देखने वाला अभी से लेके लास्ट क्लास तक चलेगा। तो डायरेक्शन देखने के लिए आप लोग को एकदम वो होना चाहिए। हम बोले कहीं भी बीच में किसी भी पॉइंट के अबाउट जाओ, इस पॉइंट के अबाउट जाए, यहाँ से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, पोजीशन वेक्टर कहाँ ड्रॉ कर दें, यहाँ ड्रॉ कर दें, ये इसका हेड है, यहाँ पे ड्रॉ कर दे पोजीशन वेक्टर ऐसे करके। पोजीशन वेक्टर हेड की तरफ ड्रॉ नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर टेल की तरफ ड्रॉ करना है, टेल टेल साथ लाना है। ऐसे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किए कहीं भी टेल की तरफ, टेल टेल साथ में आ गया, अब देखो अब घूमो, आर से एफ की ओर घूमो, आर ये है और एफ ये है, तो आर से एफ की ओर किधर घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। नहीं मेरे को इससे नहीं देखना है, मेरे को इससे देखना है, देखो इससे, पोजीशन वेक्टर टेल की तरफ ड्रॉ करो, टेल की तरफ ड्रॉ किए, टेल टेल क्या आया, साथ आ गया, अब घूमो, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वही था जो करवाए क्वेश्चन। हाँ, अब वेक्टर एडिशन का कुछ है कि कैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है ना। उसमें एक आता है आपका पैरेललोग्राम लॉ, तो ये वाला हम लिखवा, ये वाला थोड़ा सा करवा देते हैं आप लोगों को कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। जस्ट एक सेकेंड। तो अगला आप लोग देखो, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कितने लोगों को आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कितने लोगों को आता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन? किसी को आता है या फिर सब पहली बार सुन रहे हैं ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन? एनीबॉडी? अंशुमन को आता है। अंशुमन क्या आप पिछले बैच में पढ़े थे क्या? मेरे को ये नाम क्यों देखा देखा हुआ लग रहा है, आई डोंट नो। अंशुमन और कुछ कुछ नाम था, आशीष वैशीष कुछ नाम ऐसा था कि पिछले बैच में मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ, बेसिक से बताएंगे हम, जस्ट आस्किंग कि किसको आता है किसको नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं बताएंगे आता है तो, ऑब्वियसली अगर एक लड़का को भी नहीं आता है तो हम यहाँ बताएंगे ही, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, अंशुमन पिछले बैच में भी थे, मेरे को ऐसा लग ही रहा था। ठीक है, तो अंशुमन आप मतलब देखो यार कहाँ पे पिछले बार मिस हो गया आपका, कौन सा चीज नहीं बना था, इस बार निकालो यार, निकाल के जो भी करना है, एमटेक करना है या फिर गेट से ये CIL में आना है या कोई और PSU जाना है तो वो देखो। हाँ तो ठीक है यार, हम जस्ट आस्किंग कि कौन पिछले से, अंशुमन मेरे को लग रहा था कि वो पिछले बैच में था, नाम ऐसे देखा देखा हुआ लग रहा था। तो पहले लोग्राम में क्या करना है, मान लो ये मेरा P वेक्टर है और ये मेरा Q वेक्टर है और बीच का एंगल अल्फा है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा
वो आर वेक्टर होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे, तो रिजल्टेंट को लिखेंगे हम लोग अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट जो है वो मान लो बीटा और गामा एंगल बना रहा है, ये बीटा एंगल है और ये गामा एंगल है। इसको एक चीज और बेसिक से समझो, ये पी वेक्टर है, ये वेक्टर क्यू है ना, इसको थोड़ा सा इधर वो कर दो, यहां से कर दो, तो ये आपका रिजल्टेंट ही बनेगा ना। वही चीज यहाँ भी है, क्यू वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है और बीच में रिजल्टेंट बना रहा है, सेम चीज यही किया है। इसका यहाँ पे क्या है, टेल हेड, फिर टेल हेड और ये हेड टेल, तो वही है टेल हेड टेल हेड हेड टेल। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, आर हो गया। आर वेक्टर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को अगर वेक्टर के फॉर्म में मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर के फॉर्म में ये एंगल आपका दोनों के बीच का एंगल जो है वो अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। तो वेक्टरिलिटी हमको लिखना होगा, क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू मेरा कौन कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये हो जाएगा। या तो आप कंपोनेंट तोड़ के करो, या तो फिर ये पैरेललोग्राम लॉ में, पैरेललोग्राम लॉ से ही सीखते हैं। बीटा टेन बीटा जो होगा वो क्या आएगा, जो बीटा होगा वो आएगा आपका टेन इनवर्स, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फा, क्यू साइन अल्फा ऊपर चले जाएगा, तो क्यू साइन अल्फा ऊपर चले जाएगा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। उस तरफ जो गामा होगा वो कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, इस बार क्या हो जाएगा, गामा निकालना है ना, तो पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा इधर आ जाएगा, पी साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस अल्फा, ये आपका वेक्टर एडिशन हो गया। अब देखो ये दोनों का हम थोड़ा सा डेरिवेशन भी समझाते हैं कि कैसे आया, याद रहे तो ठीक है, ना भी रहे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आप वहाँ निकाल लोगे 30-10 सेकंड के अंदर। जिसको याद रहेगा मे भी उसको थोड़ा सा एज रहेगा कि 1-2 सेकंड वो बचा सकता है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैकेनिक्स का यही खूबसूरती है कि बहुत कम चीज़ आपको याद रखना है। देखो कैसे निकाले, ये रिजल्टेंट है, ये बीटा निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो Q का Q को इसके अलोंग क्या कंपोनेंट होगा, ये अल्फा है, तो Q का कंपोनेंट निकालो P के अलोंग, तो Q का कंपोनेंट P के अलोंग क्या हो जाएगा, ये Q cos अल्फा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर में क्या आएगा मेरा, Q sin अल्फा, मतलब इधर की डायरेक्शन में Q sin अल्फा। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, P अपॉन H, तो क्या हो जाएगा टेन बीटा, P कितना है, Q sin अल्फा, और नहीं P अपॉन B, सॉरी माय बैड, टेन क्या होता है P अपॉन B, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा Q sin अल्फा, B क्या हो जाएगा, पहले से P था और इसमें ऐड कितना हो जाएगा Q cos अल्फा, ये क्या, ये किसका बराबर हो जाएगा, टेन बीटा को, तो टेन को जब इधर ले आओगे तो इनवर्स आ जाएगा ये, और ये किसका वैल्यू हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखे हैं। याद कर सकते हो तो ठीक बात है, नहीं भी कर सकते हो तो कुछ भी निकालने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, ठीक है। उसी टाइप से आपको इधर वाला में देख लो, जब आपको टेन गामा निकालना है तो इस बार क्या करोगे, पी का कंपोनेंट लो क्यू के अलोंग, तो आपका ऐसे कुछ फोर्स बना हुआ है, ये आपका क्यू है, ये आपका पी है, ये आपका आर है, ये पूरा एंगल अल्फा है। तो पी का जब क्यू के अलोंग कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पी कॉस अल्फा, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, पी साइन अल्फा। पी साइन अल्फा को इधर कहीं भी कर दो, यहाँ कर दो, तो ये पी साइन अल्फा हो गया, ये एंगल क्या है मेरा, गामा है, तो टेन गामा क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, तो ये कितना है, पी साइन अल्फा, और बेस कितना हो जाएगा, क्यू प्लस पी कॉस अल्फा। मतलब यहाँ से जब टेन गामा आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी साइन अल्फा जो परपेंडिकुलर है अपॉन इसका कंपोनेंट इसके अलोंग पी कॉस अल्फा, और पहले से क्यू है ये, तो पी कॉस अल्फा प्लस क्यू,
यहाँ से गामा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स ये वाला आ जाएगा, जो भी ये है। तो याद रहे तो बढ़िया, वरना फिर निकल तो तुरंत जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट? इसमें भी देखो, इसको बताने का मकसद था कि इसमें डायरेक्ट कुछ कुछ सवाल बना लेता है वो लोग, और फिर वो पूछने लगता है कि क्या होगा रिलेशन, या क्या सही है, कौन सा सही है, तो उस केस में आपको जरूरी है। पी कैसे जोड़े बीटा के वैल्यू में, पी कैसे जोड़े बीटा के वैल्यू में? यार कंपोनेंट लिए कुछ नहीं किए यार, बेसिक वाला ही है ये। यार कुछ नहीं किए यार, ये तो ऐसे ही था ना, मतलब आप बेसिक से ही समझो ना, आपको अगर याद रह रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं याद रह रहा है तो कोई बात नहीं। ये आपका रिजल्टेंट था, ये पूरा एंगल अल्फा था, और ये एंगल आपका बीटा था, और ये एंगल गामा था। तो अब बस पी के लिए समझो, ठीक है ना, क्यू के लिए छोड़ दो, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एक के लिए समझो, उसी के लिए रेप्लीकेट उसके कर लेना। क्यू का इधर इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा, अभी आप बीटा और एक सेकंड के लिए आप इस दोनों को भूल जाओ, आप एंगल सिर्फ अल्फा आप याद रखो, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो क्यू का इसके अलावा कंपोनेंट क्या होगा, क्यू कॉस अल्फा होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू साइन अल्फा। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये अल्फा ये बना रहा है, तो क्यू कॉस अल्फा इधर आएगा, तो क्यू साइन अल्फा इधर आएगा, इसी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो ये एंगल मेरा क्या था, बीटा था, तो ये मेरा क्या है, क्यू साइन अल्फा है, और ये क्या है, क्यू कॉस अल्फा, और पहले से पी यहाँ पे पहले से था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, टेन बीटा इक्वल टू पी अपॉन बी क्यू साइन अल्फा अपॉन टोटल नीचे कितना, पी तो पहले से था ही, और क्यू का कितना कंपोनेंट आया, क्यू कॉस अल्फा। ये आपका हो गया। इसी को जब उल्टा उसके लिए निकाल देंगे तो उसके लिए भी आ जाएगा। ठीक है, और इसी में डिफरेंट डिफरेंट केस है, जैसे कि आपका ये वाला था ना, ये इसमें इसमें आप एक बार अल्फा को जीरो कर दोगे तो अल्फा जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस पूरा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो जब अल्फा ये हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जब अल्फा जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब आर कितना आ जाएगा इफेक्टिव, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बनेगा, उसका अंडर रूट, तो जीरो आ जाएगा। आप यहाँ से भी समझो ना, अल्फा जीरो कर दिया मतलब क्या, पी और क्यू क्या होगा, सेम लाइन पे आ गया, तो सेम लाइन पे आ गया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। उसी हिसाब से जब अल्फा 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 करेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा, जस्ट इधर आ जाएगा, मतलब पी इधर और क्यू इधर, और यहाँ पे जब आप cos 180 डालोगे तो ये माइनस आ जाएगा, मतलब ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो r जो है वो आपका p माइनस क्यू आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल डाल के इसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग ला सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, हम तो बोले ना, देखो रट ना तो एक चीज है, बट वही है कि आप अगर समझ गए तो फिर आप, जैसे कि मेरे को इतना समझ में आता है, तो मेरे को कोई रात को भी उठा के ऐसे बोलेगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये होगा। तो वही है कि थोड़ा सा समझ समझ के चीज चलो, याद बहुत, मतलब ये आपको यूज भी नहीं आएगा, आपको याद नहीं भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही हम बता दिए आप लोगों को, कोई ऐसे इसमें बिग डील नहीं है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इसको करने का भी कोशिश करो पहले। क्या बोल रहा है, P और Q का रिजल्टेंट R है, ठीक है ना, अगर Q डबल हो जा रहा है तो द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P, तो फाइंड करेक्ट रिलेशन गिवन P इक्वल टू R, Q इक्वल टू R, P इक्वल टू 2R, Q इक्वल टू 2R। इसको आप लोग एक बार पहले खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको। आई होप क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिख रहा है प्रिंस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। अल्फा जीरो मतलब क्या, दोनों के बीच का एंगल, ये आप ये आपका एंगल, ये आपका P था और ये Q था, और इसके बीच का एंगल अल्फा था।
अल्फा जीरो मतलब क्या हो गया, क्यू भी पी की तरफ आ गया, अल्फा जीरो हो गया मतलब क्या हो गया कि पी भी इधर आ गया और क्यू भी इधर ही आ गया, तो सिंपली रिजल्टेंट क्या होगा, पी प्लस क्यू हो जाएगा। आप फॉर्मूला पे भी डालोगे तो वो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का अंडर रूट बनेगा, मतलब पी प्लस क्यू ही होगा। वही अल्फा जब जीरो हो गया तो क्यू भी पी के बराबर आ गया। अल्फा 180 हुआ मतलब क्या हुआ, अल्फा 180 हुआ मतलब क्यू इधर आ गया, तो रिजल्टेंट अब कितना आ जाएगा, पी माइनस क्यू आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और इसका थोड़ा डायग्राम बनाओ और उसका एक बार कोशिश करो क्योंकि तब हम बताएंगे तो आपको ज्यादा समय तक रिटेन भी रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम क्या गलती किए थे, हम क्या नहीं सोच पाए थे। ऐसे तो हम सॉल्यूशन बताएंगे, आप बस देख लो, उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। चलो इसको अटेम्प्ट करो, इसको सबको अटेम्प्ट करो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, एक बार इसमें थोड़ा सा सोचो कि क्या कैसे अप्रोच होना चाहिए, तो फिर जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे। आप मेरा बस वेट करोगे कि सर सॉल्यूशन करेंगे, उसको देख लेंगे, तो फोर्थ आंसर है क्या, फोर्थ क्या है, क्यू इक्वल टू 2r, आंसर नहीं। और अटेम्प्ट, चलो कम से कम अटेम्प्ट तो किए, कुछ लोग तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे हाथ ऐसे करके देख रहे होंगे स्क्रीन आराम से कि सर तो बताएंगे, वैसे नींद में चले जाओगे भाई, ऐसे ही आप लोग लंच करके बैठे होगे, सोना नहीं है एकदम। और बाकी लोग अटेम्प्ट करो। ए ऐसे नहीं चलता है भाई, अब कोई सेकंड, हाँ थर्ड फोर्थ, कोई फर्स्ट भी बोल दो कि सर फर्स्ट है क्या, तो चारों ऑप्शन में तो एक तो है ही, वैसे नहीं चलता है भाई, प्रॉपर बनाओ। ऐसे तुक्काबाजी क्या है भाई, फर्स्ट सेकंड, हाँ हो गया, शैलेंद्र फर्स्ट बोला, अंशुमन सेकंड, तिवारी जी थर्ड और प्रताप सिंह फोर्थ, हो गया। अब एक तो सही होगा ही, इसमें कौन सा बड़ा बात है। बनाओ इसको, बनाओ, हम और 10 सेकंड 20 सेकंड आप एक बार बनाओ, कम से कम सोचो कि इसका कम से कम हाथ थोड़ा सा चलाओ यार, मैकेनिक्स में ऐसे देखो मत, एक बार आप इसमें अगर सही रिलेशन निकाल दिए फिर वो गलत नहीं होगा, आप ऐसे तुक्का मारोगे तो तीन, फिर वही 1 2 3 भाई, ऐसे नहीं बता पाएंगे हम क्या आंसर है। आप एक बार सबको ही अपना हाथ चलाओ, क्या बोल रहा है एटलीस्ट ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करो, फिर लिखने का कोशिश करो जो अभी सिखाए थे, आर इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलो बनाते हैं। क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, कहीं भी मान लेते हैं, मान लेते हैं मेरा ऐसे कोई पी है, अच्छा कहीं भी मान लो पी क्यू, यहां मान लेते हैं अभी के लिए, पी और क्यू यहाँ है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, आर यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे होगा। ये मान लो ऑप्शन फर्स्ट है, ये ऑप्शन 2 है, ये ऑप्शन 3 है, तो रिजल्टेंट कौन वाला होगा, पी और क्यू अगर यहाँ पे हुआ तो बताओ तो, पी अगर यहाँ पे है क्यू यहाँ पे है तो रिजल्टेंट क्या इसके बीच में आएगा, कि रिजल्टेंट इधर आ जाएगा कि रिजल्टेंट 3 आ जाएगा, 1 2 3 में कौन सा ऑप्शन होगा, प्रिंस बोल रहे हैं 1, बाकी लोग 2, शैलेंद्र को लग रहा है 2 होगा, शिवांश बोल रहा है 1, अंशुमन 1, रोहित 2, प्रज्ञान 1, विकास 1 1 1 1 1। ऑब्वियसली यार पी यहाँ है क्यू वहां है तो रिजल्टेंट बीच में ही होगा। आप इसको शिफ्ट करके भी सोचेगा तो क्या आएगा, पी यहाँ है, क्यू को आप इधर शिफ्ट करोगे कुछ, पी ऐसे आएगा, क्यू इधर कुछ आएगा, तो रिजल्टेंट तो यही वाला होना है भाई। ये उधर किधर जा रहा है वेक्टर, ये वाला वेक्टर कैसे हो सकता है, जब भी रिजल्टेंट होगा ये दोनों वेक्टर के बीच में ही होगा, तब ना ये कुछ एंगल इसके साथ कुछ बनाएगा, इसके साथ एंगल कुछ बनाएगा, उधर इधर तो कहीं नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट पहले आप लोग समझो, बाकी तो क्वेश्चन होते रहेगा, ठीक है। तो क्या आप बता रहे हैं कि मान लो पी वेक्टर कुछ इधर हो रहा होगा, क्यू वेक्टर मेरे को अभी नहीं पता है किधर है, इधर मान लिए, जिसको जिधर मन है मान लो, फिजिक्स और मैकेनिक्स और ये सब जो भी है ना, इसमें इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं है कि कुछ भी याद करना है, जिधर जो मन करे उसको मान लो, आंसर वही आएगा। तो पी वेक्टर को इधर माने हैं, क्यू वेक्टर को इधर माने हैं, एंगल दोनों के बीच में हमको पता नहीं है तो एंगल हम छोड़ देते हैं, इसका रिजल्टेंट कह रहा है कि आर है, तो रिजल्टेंट हम बना दिए आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये तो एक लाइन का है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ ना है, बोल रहा है कि अगर Q को डबल कर दिया गया, इफ Q इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। अगर Q को हम लोग डबल कर दिए, इसी केस में अभी लेके चलते हैं कि मान लो P वेक्टर मेरा यहाँ पे है,
और Q को अगर डबल कर दिए, Q पहले मेरा इतना बड़ा था, अब Q को यहाँ से और एक यूनिट Q कर दिए, तो जो न्यू रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है परपेंडिकुलर टू P। मतलब न्यू रिजल्टेंट इस केस में भी क्या होगा, बीच में ही होगा। तो ये तुमको लग रहा है कि कोई भी केस में ये परपेंडिकुलर हो सकता है क्या P के? कभी नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरे को एक ही केस में ये परपेंडिकुलर हो सकता है, जब मेरा जो P कुछ ऐसे था और मेरा Q जो कुछ ऐसे रहा होगा, तभी कुछ हो सकता है कि पहला केस में कुछ रिजल्टेंट इधर बन रहा होगा, और जैसे ही Q को फिर और एक Q बढ़ा दिए, 2Q कर दिए, तो जो नया फाइनल रिजल्टेंट आया, वो जो आया वो परपेंडिकुलर हो गया P के। बात समझ रहे हो क्या? ये वाला बात समझ रहे हो कि ये डायग्राम कैसे बना, ये और ये डायग्राम क्यों नहीं बन सकता था? ठीक है, ऑप्शन जो होगा वो ठीक है, आप आंसर आप लोग ले आओ, बढ़िया बात किया। लेकिन ये समझ, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं पहले वो देखो, ये डायग्राम बन नहीं सकता था क्योंकि इस पे अगर आप Q को डबल करते तो P और 2Q का रिजल्टेंट जो है वो इसके बीच में आता, वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था। इसके लिए आपको Q जो है वो इधर कुछ ऑब्ट्यूज एंगल बनाना पड़ता, तब जाके आप जब Q और फिर Q को जब डबल करते तो P और 2Q का जो रिजल्टेंट आपका फाइनल वो परपेंडिकुलर तब आता। मतलब ये दोनों डायग्राम तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डायग्राम आपका कुछ ऐसे रहा होगा। अब देखो ये सब जो क्वेश्चन है ये टफेस्ट क्वेश्चन में आएगा आपका, अगर आएगा भी तो टफ वाले क्वेश्चन के ही कैटेगरी में आएगा। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो बाकी इजी क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या बोल रहा है, जब Q को डबल कर दिया गया तो जो न्यू रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, P के परपेंडिकुलर हो गया। तो फाइंड करेक्ट रिलेशन आपको निकालना है, ठीक है। रिपीट सर? अरे हम बोल रहे थे कि दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा, मान लो ये वेक्टर P है मेरा और ये वेक्टर Q है, तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। अब Q को आप 2Q भी कर दिए, मतलब एक Q और एक Q बढ़ा दिए कि इफेक्टिव ये 2Q हो गया, तो इसका रिजल्टेंट भी कुछ इधर आएगा आपका R डैश। लेकिन ये कभी भी इस केस में ये परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा P का, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, कितना भी होगा ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा, 90 डिग्री तभी होगा जब Q आपका कुछ इधर रहा होगा, तभी जाके आपका रिजल्टेंट कभी ना कभी 90 डिग्री आ गया। ये समझाना चाह रहे थे। ऐसे देखो इतना बारीकी का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो बिना इसके भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ही किंग है आपका मैकेनिक्स में। आप सब जगह सुनते होंगे कॉन्सेप्ट इज किंग, कॉन्सेप्ट इज किंग, तो मैकेनिक्स में भी यही है। आपको मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, आपको पिछले क्लास का कुछ नहीं पता है फिर भी आप ये सवाल कर दोगे। पहले हमको क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, मान लेते हैं P और Q के बीच में एंगल अल्फा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट जो है R इक्वल टू क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ से। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इसको हटा के अंडर रूट उधर कर देते, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू कॉस अल्फा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको एंगल देखो, ये जो रिजल्टेंट है ये 90 डिग्री हो गया है, तो इसका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, ये पूरा एंगल अल्फा है और ये इसको मान लेते हैं बीटा है, तो अभी हम लोग टेन बीटा सीखे थे लिखने के लिए। कैसे सीखे थे टेन बीटा, उसको लगा देते हैं। जब मेरा ये P था और ये Q था और ये मेरा एंगल अल्फा था और ये एंगल मेरा बीटा था रिजल्टेंट वाला, तो टेन बीटा कैसे लिखते थे, टेन बीटा लिखते थे Q का साइन अल्फा अपॉन Q का कॉस अल्फा, इधर आता था मतलब P प्लस Q का कॉस अल्फा, ऐसे ही लिखते थे ना टेन बीटा। ये जो रिजल्टेंट है, अभी ये बीटा 90 डिग्री हो गया है वो अलग बात है, अभी भी वही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन बीटा इक्वल टू 2Q हो गया है मेरा, 2Q इंटू साइन अल्फा अपॉन P प्लस 2Q कॉस अल्फा, हो गया। अभी भी वही लिखेंगे। अब टेन बीटा कितना है, 1090, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब 1/0 इक्वल टू दिस। 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है ना, इन्फिनिटी मतलब क्या, साइन 90 बाई कॉस 90, साइन 91 अपन कॉस 90 0, 1/0, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी क्या हो जाएगा
P प्लस 2Q कॉस अल्फा इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से P कितना आ जाएगा आपका -2Q कॉस अल्फा। P इक्वल टू -2Q कॉस अल्फा यहाँ पे रख दो, तो रिजल्टेंट इक्वल टू P को क्या हो रहा है, कॉस अल्फा तो वही है ना, P को 2Q, हाँ P को रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। P को 2Q कॉस अल्फा रखोगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, Q स्क्वायर इज Q स्क्वायर। P को जब यहाँ -2Q कॉस अल्फा रखोगे, यहाँ पे -2Q कॉस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, ये आ जाएगा आपका -4Q स्क्वायर कॉस अल्फा। यहाँ से -4Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा R इक्वल टू Q। कितने लोगों को क्या नहीं समझ में आया वो बताएंगे। मान लो कि ये वाला आपका जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये स्टेटमेंट 1 है, ये जो डायग्राम बना है वो डायग्राम 2 है, ये जो एंगल लिखे हैं ये मान लो अगर तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, तो कौन सा पार्ट आपको सबसे टफेस्ट लग रहा है, या फिर सब कुछ समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लिखो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया, लिखो यार यस नो कुछ लिखो। थर्ड पार्ट समझा दीजिए, ठीक है। राहुल को सब आ गया। थर्ड और ऑल क्लियर, रिपीट 1 सेकेंड एंड थर्ड क्लियर। बस पीपीटी छोटा कर दीजिए, मांगे पीपीटी छोटा मतलब, ठीक है। तो देखो ये एंगल अल्फा माने हैं, ठीक है ना, और ये आपका रिजल्टेंट है नया आर डैश, ठीक है, ये एंगल बीटा है। तुम वही तो हम समझाना चाह रहे थे, अभी सेम ही केस हो गया ना, ये रिजल्टेंट आपका आर था, बीच का एंगल अल्फा था, और ये मान लो गामा बनाता था। तो टेन बीटा लिखने के लिए क्या करते थे, इसका कंपोनेंट लेते थे इसके अलोंग और परपेंडिकुलर, तो इस बीटा लिखने के लिए यही फॉर्मूला लगाते थे ना, क्यू साइन अल्फा अपन पी प्लस क्यू अल्फा। तो यहाँ पे वही लगाया, क्यू की जगह क्या हो गया है 2Q हो गया है, तो 2Q इंटू साइन अल्फा प्लस P इंटू 2Q कॉस अल्फा। अल्फा ऑब्ट्यूज है तो ये अपने पॉजिटिव निगेटिव अपने हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको उसका ध्यान ही नहीं रखना, अल्फा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो यहाँ जैसे रखेगा वो अपने टेक केयर ले लेगा उसका अल्फा का। तो 2Q साइन अल्फा प्लस P प्लस 2Q कॉस अल्फा। बीटा कितना है 90 डिग्री है, तो 1090 को क्या 1/0 लिख सकते हैं। तो 1/0 लिखेंगे मतलब क्या है, 1/0 मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये 0 ही होगा ना, P प्लस 2Q कॉस अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर इसको इधर, तो ये 0 से 0 हो जाएगा। P प्लस 2Q कॉस अल्फा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो P यहाँ से कितना आ जाएगा -2Q कॉस अल्फा। P इक्वल टू -2Q कॉस अल्फा को इस वाले इक्वेशन में डाल दो, इस वाला ओरिजिनल इक्वेशन में, यहाँ P R जो बोल रहा था वो रिजल्टेंट था P और Q के, यही ना लिखते हैं। यहाँ को P इक्वल टू -2Q कॉस अल्फा डाल दो यहाँ पे उठा के, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाता है R इक्वल टू 2, और ये सेकंड वाला ऑप्शन। टेन गामा से भी टेन गामा से बनाओ, लेकिन आपको बीटा दिया हुआ है ना, ये एंगल आपको कहाँ पता है, ये एंगल तो आपको फिर निकालना पड़ेगा अल्फा -90 करके। तो जो पता है आपको ये 90, तो उसी से बनाओ ना, तो ऑब्वियसली बन सकता है। आप जैसे बनाना है बनाओ, आप लोग घर में ट्राई करना है इसको गामा से बनाने का, क्यों नहीं बनेगा, जैसे बनाना है बनेगा। कॉट बन जाएगा, कॉट में ऊपर वाला को 0 करना होगा, बात बराबर ही आएगा। ये वाला हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन करो आप कोई सब, ये इजी है यार, ये तो कर दो यार। ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू 148 न्यूटन व्हेन द एंगल बिटवीन इज 60 डिग्री, द रिजल्टेंट बिकम 52 न्यूटन व्हेन दे आर 120 डिग्री टू ईच अदर, द फोर्सेस निकालना है। ये वाला कर दो जल्दी से, ये छोटा है, इसको कर दो जल्दी से। मैं इसको नया पेज में भी नहीं होता है, तो हम इसको क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और सिंपल करके लिख देते हैं, पे पूरा भर गया था। किधर चला गया, हाँ
कह रहा है कि P और Q आपका ऐसे करके दो फोर्स है, उसके बीच का एंगल अल्फा मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है वो √148 है जब अल्फा आपका 60 डिग्री है, और जो रिजल्टेंट है वो हो जा रहा है √52 जब अल्फा आपका 120 डिग्री हो जा रहा है। तो आपको P और Q निकालना है। ठीक है, बस इतना ही, वो क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है। आप यही चीज उसमें भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से आगे बनाओ ना अपने से, खुद से। 1-2 मिनट का टाइम देते हैं यार, बनाओ खुद से जल्दी। अच्छा, हम जो नोट्स अपलोड करेंगे उसमें 1-2 क्वेश्चन और भी रहेगा, ठीक है ना? तो उसको खुद से ट्राई अटेम्प्ट करना है। ये 2-3 क्वेश्चन हम क्लास में करवा दिए, 1-2 क्वेश्चन और उसमें रहेगा, तो उसको खुद से भी ट्राई करना है और देखना है वो कितना हो पा रहा है आपसे, और उसको सॉल्व करना है। और कल का क्लासेस का टाइम हम बता देते हैं। कल में भी सुबह से ही क्लास लें 10 बजे से। हाँ, ज़्यादा भी डाल देंगे उसका कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को थोड़ा डर रहता है कि आप फिर आंसर देख के फिर आप फिर सीखोगे नहीं, इसीलिए ज़्यादा नहीं डालने वाले हैं। चाहे तो हम आज ही पूरा 23 लेक्चर का अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत वही है कि फिर आप आगे उसको देख के फिर ऐसा नहीं कि बस आंसर छापने लगो और फिर सीखो नहीं। उसका कोई दिक्कत मत, आप उसका टेंशन मत लो। 4 दिन अभी, आज कल परसों तरसों, ये मैक्सिमम रखो कि 4 दिन में कल में भी 5-6 घंटा क्लास चलेगा, तो कल आप लोग खा पी के अच्छे से बैठिएगा। सुबह 9-10 बजे से ही क्लास लेंगे, मे भी 10 से 12 लें, फिर 1 घंटे का ब्रेक देंगे, 2 से 4 लें, फिर 1 घंटे का ब्रेक देंगे, फिर 6 से 8 ले सकते हैं। 12 बजे के बाद लीजिएगा। क्यों, क्या काम है आपको? क्लास जाना रहता है कुछ ऐसा वैसा नीतीश? देखो यार, मेरे भी साथ भी ये है कि मेरे को परसों तरसों तक खत्म करना है। अच्छा ठीक है मयूर, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, ऐसा कोई नहीं। ये ऑनलाइन इसीलिए बनाया गया है कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको दिक्कत ना हो। ठीक है नीतीश, जो भी थोड़ा छूटेगा वो आप थोड़ा रिकॉर्डिंग से देखिएगा। इसको यार क्यों नहीं बनाया अभी तक, आंसर मेरे को नहीं पता है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको। यार ये तो बनाना चाहिए यार। क्या है यार, कुछ नहीं है इसमें। क्या लिखते हैं? p² + q² + 2pq cos 60। cos 60 कितना होता है? cos 31/2 था, cos 61/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? इसका अंडर, ये इसका जो अंडर रूट है वो किसके बराबर है? 148 के बराबर है। और cos 120 है, तो p² + q²। cos 120 कितना होता है? cos 120 कितना हो जाएगा बताओ? इसी का जस्ट माइनस हो जाएगा ना, cos 60 का। cos 180 माइनस थीटा कर दो, और cos 180 माइनस थीटा को माइनस cos थीटा, ऐसे हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? -2pq × 1/2। ये आपका कितना दिया हुआ है? √60 दिया हुआ है। अब रूट को ऐसे ही हटा दो, रूट फिर क्या ही मतलब है रूट का? मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से? p² + q² + pq जो है वो 148 दिया हुआ है, और p² + q² - pq जो दिया हुआ है वो 60 दिया हुआ है। यही होना वाली है ना? 1 नहीं, 60 नहीं, 52 है ना यार। 148 और 52, ये 52 दिया हुआ है, तो ये 52, ओ, ये 148 और ये 52 दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 × p² + q² कितना आ जाएगा? 8 2 10, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 200। मतलब p² + q² यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से? सब्ट्रैक्ट तो माइनस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2pq कितना आ जाएगा? 8 में 2 गया 6, और ये 9, ये इधर कटेगा 48 बार में। अब ऑप्शन, जो भी ऑप्शन था उससे मिला लेता। ऑप्शन 4 दिया हुआ था ना, तो 10 और 6 वाला ऑप्शन कर रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 और 6 वाला। एक ऑप्शन 8 और 6 वाला जो भी होगा, 8 और 6, वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। और 64 + 36 100 होता है, और 8 × 6 48 होता है।
ये तो हो गया कि आपको इतना इक्वेशन पहुंच के फिर आपको सॉल्व नहीं करना है इसको इज्जत से, जो 4 ऑप्शन दिया है पूरा तुरंत जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके देख लेना है कि कौन सा होगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से सॉल्व हो जाएगा इसके बाद, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको आंसर वहां जल्दी जान लाना है। आंसर वहां ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा जल्दी जल्दी पुट करके इसको देख लेना कौन सेटिस्फाई कर रहा है ये दोनों को। ऐसे इसका प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका ये है। p माइनस क्यू का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से 2qp आएगा और यहाँ करना है तो इसको माइनस 4pq करना पड़ेगा, ये लिख सकते हैं क्योंकि इसको 2pq ये आएगा यहाँ से, तो यहाँ से p प्लस 2 कितना हो जाएगा, हाँ p माइनस क्यू का होल स्क्वायर डायरेक्ट निकालो ना, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है 100 माइनस 2pq कितना है 4896, तो ये आ गया 4, तो यहाँ से p माइनस क्यू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह p प्लस क्यू का होल स्क्वायर निकालो, कितना आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq मतलब 100 प्लस 96 मतलब 196 आएगा। तो यहाँ से p प्लस क्यू कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, अंडर रूट करोगे इसका तो अब p प्लस क्यू दोनों को जोड़ेगा तो 2p इक्वल टू 16 आ जाएगा, मतलब p इक्वल टू 8 आ जाएगा, और p इक्वल टू 8 किसी में रखोगे तो q इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये तो प्रॉपर हुआ, लेकिन ऑप्शन में आपको ये वाला जो वैल्यू ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन में 4 वैल्यू होगा उसको चुपचाप से यहाँ आके पुट कर देना। नहीं अभी कोई कुछ नहीं है, आप जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। अभी फ्री आया हम, अभी 4 दिन तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 4 दिन तक हम फुल्ली फ्री हैं। जो भी डाउट होगा आज का आज आप कीजिएगा, वो मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अभी हम इसका मटेरियल अपलोड कर देंगे, हम ज़्यादा ही करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, उसको आपको देखना है, कोई सवाल होगा तो करना है, बाकी हम आगे से फिर पढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे, जैसा भी ठीक लगे हम कर देते हैं अभी मटेरियल अपलोड। बाकी 2 सवाल और आपको इसमें मिलेंगे, वो सब करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है उसको, पहले बिना सॉल्यूशन देखे फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। 2pq96 कैसे यार, इसको घटा दो ना, ये वाला, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसको घटा दो तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर घट जाएगा, यहाँ से 2pq 8 में 2 गया 6 और 14 में 5 गया 9, तो 2 से 2 घट गया तो pq 48 आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशन को घटा दो, ठीक है। जब भी देखना है जैसे भी करना है करो, बट डोंट वरी, आप लोगों का अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी हो रहा है, मैनेजमेंट जो भी सोच रही है। तो आज के लिए हाँ, कल अभी 4 दिन लगातार क्लास होगा और वही कंडीशन है कि मिनिमम 4 आवर और मैक्सिमम 8 आवर से थोड़ा कम होगा, तो क्लास तो होगा। 2 घंटे का एक बार में चलेगा, 2 घंटे का क्लास होगा, फिर हाफ एन आवर या 1 आवर का ब्रेक होगा, और उसका फिर 2 आवर होगा, फिर हाफ आवर या हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, और फिर 2 आवर होगा। जैसे भी टाइम सुटेबल लगेगा आप लोग को बता दिया जाएगा, वो अभी जैसा स्लॉट खाली रहेगा उस हिसाब से आपका क्लास लगेगा, ठीक है। टाइम बता देंगे यार, अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी जैसा होता है फिर आगे आप लोग को बता देते हैं, ठीक है यार। तो अभी आप लोग पहले इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हम नोट्स अपलोड कर देते हैं, अभी थोड़ा देर में अपलोड हो जाएगा आपका नोट्स, और बाकी फिर जैसा होता है मिलते हैं यार फिर, चलो ठीक है। बस वही है यार, कंटिन्यूअस रहो, 4 दिन का बात है, 4 दिन में आपका पूरा मैकेनिक्स भी हो जाएगा, और हम गारंटी ले सकते हैं अगर इतना करोगे ना तो जो सबसे टफ वाला क्वेश्चन होगा मे बी उसमें आप थोड़ा फंबल करो, बाकी तो देख के रिजल्टेंट पूछ रहा है भाई। इस बार भी जब क्वेश्चन आया था उसमें से रिजल्टेंट पूछा था, 2 फोर्स देके अल्फा देके, तो वो सब फ्री फोकट का नंबर है जो आपको ऐसे ही मिल जाएगा, उसके लिए आपको ज्यादा जिद्दोजहद करना ही नहीं है। चलो ठीक है यार, फिर कल सुबह मिलते हैं, जैसा भी होगा ग्रुप पे टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा एडवांस में, ठीक है ना। चलो ठीक है यार, बाय, मिलते हैं फिर कल। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.